बाय, तुम पहले शेल्टर में वापस जाओ और देखो। जियाओ मेंग और मैं आगे बढ़ते रहेंगे। काम खत्म होने के बाद तुम हमसे मिल लेना, समझी? शेल्टर में कमजोर डिफेंस के बारे में सोचकर लिन यू को थोड़ी चिंता हुई। ये कहना सही नहीं होगा कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था। लिजर्डमैन और भिखारी आमतौर पर दिन में हमला नहीं करते। पहले के सभी हमले उन्होंने ही किए थे, सिवाय उस समय के जब उन्होंने बड़े जीवों को भगाया था और बाद में जहरीले सेलेस्टियल ड्रैगन को बाहर निकाला था, वह भी पूरे दिन में। अगर लिजर्डमैन और भिखारी अब कुछ भी अजीब करने की कोशिश करते हैं, तो लिटिल आइस लिजर्ड्स को लीड कर रहे जियाओ लियूजी और होंग जियान खुद को एक मुश्किल लड़ाई में पा सकते हैं। गावू, बाई ने शेल्टर की तरफ देखा, सिर हिलाया और तेजी से आसमान में उड़ गया। उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। लिन यू ने शियाओ मेन की तरफ देखा, क्या तुम दौड़ते समय मुझे उठा सकती हो या मैं आगे गाड़ी चलाऊं? ड्यून बगी इस उबड़ खाबड़ रेगिस्तानी इलाके में चल सकती है, लेकिन जियाओ मेंग पर बैठना और उसे गाड़ी उठाने देना एक नया अनुभव है। गुओ, जियाओ मेंग लिन यू की सुझाव से खुश लग रही थी और उसने उत्सुकता से उसकी पीठ थपथपाई और लिन यू को आगे बढ़ने का इशारा किया। सच में, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जियाओ मेंग के साथ उसका रिश्ता गहरा होना बेशक एक अच्छी बात थी, और जियाओ मेंग की भारी आर्मर्ड गाड़ी जैसे शरीर को दौड़ते हुए देखना भी एक तरह का मजा था। लिन यू जियाओ मेंग की पीठ पर रखे मजबूत हड्डी के कवच पर चढ़ गई और जल्द ही सेटल हो गई। लिन यू के सेफ हो जाने के बाद जियाओ मेंग ने अचानक एक धीमी दहाड़ मारी और आगे की ओर भागी। उसे लगा कि जियाओ मेंग के हिलने से एक तेज हवा उसकी तरफ आ रही है, और उससे भी ज्यादा तेज जियाओ मेंग के हर कदम पर होने वाला जबरदस्त वाइब्रेशन उसे पहले कभी नहीं हुई बेचैनी दे रहा था। जियो मेंग, रुको रुको। लिन यू ने जल्दी से रुकने के लिए आवाज लगाई और जियो मेंग आज्ञाकारी रूप से रुक गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसके मालिक ने उसे क्यों रोका, क्या वह कुछ भूल गया था? जियाओ मेंग, कुछ नहीं, मैं चला लूंगा, तुम चलो, उसी स्पीड को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, समझे? जियाओ मेंग ने अपने मालिक के प्रस्ताव से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। लिन यू ने फिर से ड्यून बगी निकाली और कसम खाई कि वह अब कभी जियाओ मेंग को उसे नहीं ले जाने देगा। वाह, सुपरकार सिकनेस मोड, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आसमान में बाई की तुलना में, जिसमें बहुत कम बम्स हैं और जियाओ मेंग की सवारी है, ये बैटल व्हीकल चलाने के लिए सही नहीं है, अकेले चलाना बेहतर है। ड्यून बगी पर चढ़ने के बाद लिन यू ने सिस्टम पैनल खोला और रीजनल मैप पर दिशा चेक की, और इसी समय उसने अचानक देखा कि उसके शेल्टर से लेकर खदान के इस आसपास तक मैप पर इलाका हल्का नीला हो गया था। पहले सिर्फ सड़क और खदान के पास का इलाका ही ऐसा था। यह इतना क्यों फैल गया है? कुछ देर सोचने के बाद लिन यू को कारण समझ में आ गया। आश्रय, क्योंकि उसने यहाँ एक शेल्टर बनाया था, इसलिए सिस्टम ने अपने आप इस एरिया को पूरी तरह से उसका मान लिया और इस तरह हल्के नीले एरिया को एक रीजनल मैप के टुकड़े के साइज तक बहुत बड़ा कर दिया। जहां तक दो इलाकों की बात है, एक नेचुरल सल्फर और माउंटेन के पास है, जिसमें ज्यादातर लोग रहते हैं, दूसरा फेयू के पुराने रिफ्यूजी विलेज में है। हालांकि ऐसा लगता है कि फेयू की तरफ से सिर्फ एक खाली जगह बची है, लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं और उसने अभी तक कोई मैसेज नहीं भेजा है। ड्यून बगी स्टार्ट करते हुए लिन यू ने तेजी से स्पीड बढ़ाई और जल्द ही जियाओ मेंग को पकड़ लिया। स्पीड बनाए रखने के लिए उसके बगल में गाड़ी चला रहा था। जल्दी नहीं कर सकते, हालांकि बाई का पूंछ वाला तीर क्रिटिकल नहीं था, लेकिन यह एक बात बताता है। लिजर्डमैन और भिखारियों ने बाई को देखा और समझ गए कि यह एक खतरा है, या शायद किसी ने देखा कि यह उसके एंडरलिंग्स का ड्रैगन है। पिछली रात के भारी नुकसान के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई की ताकत जरूर बढ़ा ली है, लेकिन बाई को तीर से मार पाना एक बड़े पैमाने का इशारा है, और शायद कुछ हमले भी उनका इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि हम लिजर्डमैन और भिखारियों को कम नहीं आंक सकते। हो सकता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली हो। बहुत सारे अच्छे कार्ड होने पर भी हम बिना सोचे समझे आमने सामने नहीं जा सकते। उनकी संख्या को देखते हुए अगर वे किसी जाल में फंस जाएं, तो बहुत परेशानी होगी। और हालांकि उनके पास कुछ ही कोल्ड वेपन है, उनके पास बम भी है। अगर उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाए तो ये काफी प्रॉब्लम बन सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से बिना किसी प्लान के नहीं है। लिन यू नई स्ट्रैटेजी पर सोचते हुए आगे बढ़ी। इलाके के मैप पर करीब 3 से 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद लिन यू ने गाड़ी धीमी कर दी। पास में ही शियाओ मेंग ने भी अपने कदम रोक दिए। जियाओ मेंग, अब से हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, अब ज्यादा शोर नहीं कर सकते। जियाओ मेंग ने सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वह समझ गया है। लिन यू ने आसमान की तरफ देखा। बाई के लौटने का कोई संकेत नहीं था,
नहीं इस बारे में कोई जानकारी थी कि हेई डियान और ग्रीन क्लॉ की छोटी बर्फीली छिपकलियां कैसी हैं। उसने पानी निकाला, जियाओ मिंग को पेट भरकर पिलाया, फिर लिन यू आगे बढ़ती रही, हालांकि पहले से बहुत धीमी गति से। आप नाइट्रेट और के सीन सीधे नहीं देख सकते थे, और इसी तरह वे यहाँ भी नहीं देख सकते थे। थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद लिन यू ने आखिरकार गाड़ी को फिर से रोक दिया। इस बार उसे सीधे स्टोरेज स्पेस में रख दिया। अपनी अभी की जगह पर एक छोटी पहाड़ी के ठीक नीचे जमीन पर लेटे हुए लिन यू ने आगे देखा। वह छोटा सा बाग जहां वह पहले 2 बार जा चुका था, असल में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। ये झुंड न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। लिटिल आइस लिजर्ड जैसी किसी चीज को छिपाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा अगर नाइट्रेट ओर पर जोरदार हमला करने की योजना बना रहे थे तो यह वाकई एक परफेक्ट आइडिया था। आधार यह है, अगर सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया है। लिन यू ने स्नाइपर राइफल उठाए और हाई पावर साइटिंग स्कोप से देखा। ग्रोव के पास जंगल की एक दिशा में सैकड़ों परछाइयां इकट्ठा हो रही थीं, जिनमें कुछ लिजर्ड मैन और जाहिर है वे भिखारी भी थे जिनसे लिन यू खास तौर पर परिचित थी। ऐसा लग रहा था कि वे जंगल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उनके मकसद का अंदाजा लगाना आसान था। ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ को खोजने के लिए जो पहले से ही वहां थे, है ना? अगर ब्लैक डॉट और दूसरे अभी भी जंगल के आसपास होते तो ये सच में अच्छी बात नहीं होती। आखिर अगर मशीन डॉग्स को हमला करने के लिए भेजा जाता तो वे गलती से घायल हो सकते थे। बुआओ, इस समय छोटी बर्फीली छिपकली ने अचानक एक धीमी आवाज में गुर्राहट की और लिन यू ने तुरंत देखा कि एक सफेद रोशनी अचानक ग्रोव के एक तरफ से निकल रही है, जो तेजी से इस दिशा में आ रही है। ग्रीन क्लॉ, लिन यू ने तुरंत उस छोटे से लड़के को पहचान लिया जो तेजी से आ रहा था। पुची, ग्रीन क्लॉ बहुत खुश लग रहा था। जब उसने लिन यू और लिटिल आइस लिजर्ड को देखा तो वह उनके चारों ओर उछलने लगा। ऐसा लगा कि उसे लिटिल आइस लिजर्ड और उसकी खुशबू आ रही थी, जिससे ग्रीन क्लॉ उसे देखने के लिए आया। ये कंफर्म करने के बाद कि ग्रीन क्लॉ को कोई घाव या कुछ भी नहीं है, लिन यू ने उसे काम दिया, अपने सभी साथियों को यहाँ ले आओ, क्या तुमने मुझे सुना? लिन यू ने तुरंत पहाड़ी के नीचे एक अंडरग्राउंड शेल्टर बना लिया, बस किसी भी हालत के लिए। ऊपर का सूरज सच में बहुत गर्म था और उसे ऐसा करना जरूरी लगा। ऑर्डर मानकर ग्रीन क्लॉ तेजी से वापस भागा। थोड़ी देर बाद 6 सफेद लाइटें तेजी से पास आई और लिन यू ने देखा कि लिजर्डमैन और भिखारियों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनका शिकार पहले ही बहुत दूर भाग चुका है। ठीक है, हालांकि बाय अभी तक नहीं आया है, फिर भी हम हमला कर सकते हैं। लिन यू के मन में इस समय पहले से ही एक आइडिया था। अब सभी छोटी बर्फीली छिपकलियां उसके साथ थीं, और हालांकि हवाई सपोर्ट देने वाली बाय अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई अब शुरू नहीं हो सकती। हाथ में बहुत सारे मशीन डॉग्स और ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो के साथ ये सैकड़ों लिजर्डमैन और भिखारी एक पाद के भी लायक नहीं थे। इस बार वह असल में नाइट्रेट ओर पर पूरा हमला करने के लिए यहाँ आया था, न कि तथाकथित चालाकी भरी स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए, न ही गुरिल्ला लड़ाई में शामिल होने के लिए। इसलिए घात लगाने या साजिश रचने की कोई जरूरत नहीं थी। भारी हथियार, आगे बढ़ो, युद्ध की घोषणा करो। जब हाथ में इतने सारे हॉट वेपन्स हों, साथ ही मशीन डॉग्स और ब्लास्ट क्रॉसबोज भी हों, तो चिंता की क्या बात थी। तब लिन यू ने स्टोरेज स्पेस से 5 मशीन डॉग्स निकाले। मशीन डॉग्स के एलसीडी पैनल पर उन्होंने तेजी से रूट और दुश्मन की संख्या का अंदाजा प्रोग्राम किया। हर मशीन डॉग के पास सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर शॉट था, इसलिए जब दुश्मनों की इतनी बड़ी फौज का सामना करना पड़ा तो इसे एक ही शॉट से हल करना सबसे अच्छा था। फिर बाकी लोगों को M19 पिस्टल और MP5 सबमशीन गन से सिर पर सटीक गोली मारकर संभाला जा सकता था। ठीक है, लिटिल आइस लिजर्ड, तुम यहाँ घात लगाकर हमला करो, हर समय तैयार रहना। अगर मशीन डॉग्स के साथ कोई दिक्कत हो तो तुरंत दौड़कर आना। लिटिल आइस लिजर्ड्स, जमीन के नीचे के दुश्मनों से सावधान रहना। युद्ध शुरू करो। क्या तुम लोगों ने देखा? जोन C2 में अंडरग्राउंड खंडहर अभी अभी टूटा था और उसके ठीक बाद जोन C टूटा था। क्या बकवास हो रही है? यह पागलपन है। मुझे लगता है शुरू में किसी ने घुसपैठ की थी। नहीं, ये लिन यू था जिसने पहले अंडरग्राउंड खंडहरों में घुसपैठ की थी और फिर लगातार कई अंडरग्राउंड खंडहरों में घुसपैठ हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने खुद घुसपैठ करने का दावा नहीं किया, है ना? ये सब लिन यू का ही असर होना चाहिए। यह आदमी अब इतना ताकतवर हो गया है कि हमें अपनी गर्दन दुखने तक उसकी तारीफ करनी पड़ती है। एक के बाद एक 2 अंडरग्राउंड खंडहरों से तेजी से भागना।
यह एक ही इंसान नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये लिन यू है तो मैं सिर के बल खड़ा होकर बकवास करूंगा। बकवास? जो अक्सर अपना उंगली बेचता है उसने बात करना बंद कर दिया है, और अब तुम्हें उसकी वसीयत विरासत में मिली है और तुम मुफ्त खाना और ड्रिंक्स पाना चाहते हो, है ना? चलो अपनी बेट लगाओ। मैं अपनी पूरी किस्मत इस बात पर लगा रहा हूँ कि इन दोनों को लिन यू ने स्पीड रन किया था, कोई शामिल हो रहा है। मैं भी लिन यू पर दांव लगा रहा हूँ। मैं भी। निश्चित रूप से लिन यू। उसके अलावा और कौन? तुम्हारी शर्त लगाने लायक नहीं है। क्या तुम झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? बस ये बताओ कि तुम शर्त लगा रहे हो या नहीं। अगर आपकी शर्त लगाने लायक है तो मैं जरूर शर्त लगाऊंगा, लेकिन क्या होगा अगर वह शर्त लगाने लायक नहीं है? रुको, तुम सब अंडरग्राउंड खंडहर में सेंध लगने की बात कर रहे हो, तो दो प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट के बारे में सिस्टम नोटिफिकेशन का जिक्र क्यों नहीं करते? अब तक क्या लिन यू ने सारे प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट नहीं ले लिए हैं? लिली कलाहाव ने अभी अभी उनके रिफ्यूजी विलेज में एक गोल्डन ट्रेजर चेस्ट पर हमला किया है, और ऐसा लगता है कि यह पहली बार है जब किसी गोल्डन ट्रेजर चेस्ट पर हमला हुआ है ना? क्यों ना हम अंडरग्राउंड खंडहरों को भी स्पीडरन करें? क्या कोई चांस है? हे भगवान, स्पीडरन! लिजर्डमैन की फायर पावर और उन भिखारियों की मदद से जिंग लिंगफेंग जैसे शेल्टर भी इसके सामने पीछे हट सकते हैं। स्पीडरन! क्या तुम लिन यू हो? ... इस समय अंडरग्राउंड खंडहर में चारों ओर अंधेरा था। एक लाल बिंदु हल्की चमक के साथ टिमटिमाया, एक आदमी के शांत चेहरे को रोशन किया और फिर जल्दी ही बुझ गया। उसकी नाक से धुएं का गुबार निकला और आसपास की हवा में फैल गया। वह चुपचाप वर्ल्ड चैनल पर अंडरग्राउंड खंडहरों के बारे में कमेंट्स देखता रहा, नीचे तक स्क्रॉल करता रहा, फिर एक बार फिर से उस पर नजर डाली। जैसा सोचा था, उसकी भारी आवाज से एक गंभीर वाक्य निकला। अपनी सिगरेट का एक और कश लेते हुए उसने सिगरेट का बद दूसरी तरफ दीवार पर मारा और वह जमीन पर पड़ी एक लिजर्डमैन की लाश पर गिरी और अचानक आग लग गई जो बड़ी और बड़ी होती गई। उस आदमी ने अपने हाथ में स्टील का भाला उठाया और अपने बगल की दीवार पर थपथपाया। मेटल नहीं, खासतौर पर लोहा। किसी ने जोन C2 के एकमात्र रास्ते को इस अनजान मोटी मेटल की दीवार से ब्लॉक कर दिया था। खास तौर पर यह लिन यू ही था जिसने इस लोहे की दीवार से इस एकमात्र रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। ये लिन यू है, इसमें कोई शक नहीं। जो दो अंडरग्राउंड खंडहरों से तेजी से गुजरा, वह लिन यू के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। उसे लगा कि दूसरों की तरह अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लिन यू के अलावा और कौन इसे मैनेज कर सकता था? उदाहरण के लिए, इस लोहे की दीवार को ही ले, केवल सावधान लिन यू ही ऐसा कर सकती थी। उसने सोचा, लिन यू जोन C में चला गया था। चाहे ये इत्तेफाक से हुआ हो या जानबूझकर, ये पक्का था कि लिन यू वहां खजाने के बक्से और स्टोरेज स्पेस वापस लाने के लिए गई थी। लेकिन वहां की सभी चेस्ट और स्टोरेज स्पेस पर उसका कब्जा हो गया था। लिन यू ने भी शायद सोचा होगा कि संदूक कहाँ चले गए। अब जब सिस्टम नोटिफिकेशन के बाद 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था, तो उसने सोचा कि लिन यू शायद अब अंडरग्राउंड खंडहर में नहीं है। वह व्यक्ति काफी व्यस्त था। नाइट्रेट और पक्का वही आदमी रहा होगा। आज ही उन्होंने एक जीवित भिखारी से संपर्क किया और उससे कुछ सुना। कल रात लिजर्डमैन के नाइट्रेट और में कुछ हुआ। 27 लिजर्डमैन और 67 भिखारियों की हत्या कर दी गई। हत्यारे का पता नहीं चला, लेकिन लगभग हर पीड़ित के सिर में एक गोल छेद था और छेद के पास चलने के निशान थे। उन्हें पास से सोते समय या गश्त के दौरान मारा गया। इस दूसरी दुनिया में और किसके पास बंदूकें हैं? लिन यू, सिर्फ वही है। इससे नाइट्रेट और को बहुत बड़ा झटका लगा और लिजर्डमैन और भिखारियों दोनों ने इसकी सुरक्षा के लिए काफी संख्या में फौज भेजी, जिसका कारण साफ था, नाइट्रेट और की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर लिन यू इसे अपने घर जैसा समझकर अपनी मनमानी करता, तो लिजर्डमैन और भिखारी दोनों ही डर के गड्ढे में गिर जाते। कहा जाता है कि रेगिस्तान में सल्फर और को लिन यू ने कई बार परेशान किया था, जिससे सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। ये व्यक्ति सचमुच बहुत खतरनाक है। तो एक रात की तैनाती के बाद लिजर्डमैन और भिखारियों के पास अब ओरे माउंटेन पर लगभग 7,000 लोग थे, जिनका मकसद लिन यू के हमले को रोकना और अगर वह आता है तो उसे भारी संख्या में हरा देना था। आज सुबह खबर आई कि एक बड़ा सफेद ड्रैगन नाइट्रेट और के पास उड़ रहा था, लेकिन तीरों की बारिश से उसे भगा दिया गया। वह सफेद ड्रैगन बेशक इस बात का सबूत था कि लिन यू कल रात वहां थी। हालांकि एक और बात है जो उन्हें काफी चिंताजनक लगी। नाइट्रेट और में हत्या की घटना के बाद वाली रात, जब लिजर्डमैन और भिखारियों ने फेई यू के रिफ्यूजी विलेज पर हमला किया, तो वे आर्टिलरी फायर से लगभग खत्म हो गए थे।
भिखारियों में से कुछ ही खुशकिस्मत बचे लोगों ने बताया कि दर्जनों बड़े आग के गोले और धमाके हुए। वहां करीब 1000 लिजर्डमैन और भिखारी मारे गए। वह हथियार जो बड़े पैमाने पर आग के गोले बना सकता है। आर्टिलरी फायर, जिसे आर्टिलरी फायर कहा जा सकता है। तोपें, बम, गर्म हथियार। क्या फेईयू के पास ऐसे हथियार हैं? ऐसा नहीं है कि वह फेईयू को नीची नजर से देखता है। जितना वह जानता है, इस रिफ्यूजी गांव का लीडर बेकार है, बड़ी जिम्मेदारियां संभालने में नाकाम है। हॉट वेपन्स की तो बात ही मत करो। अगर वह अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है तो यह इम्प्रेसिव है। जवाब साफ है, यह कोई और नहीं बल्कि लिन यू है। फेईयू सिर्फ लिन यू का साथी है, बस एक कुत्ता है जिसे लिन यू लेविक घटना की वजह से थोड़ा महत्व देता है। वह तो बस एक फोर्ट है। लेकिन इस बारे में बात करें तो लिन यू सच में काफी बिजी रही हैं। उन्होंने नाइट्रेट ओर का मामला सुलझा लिया है और फिर थोड़े समय में फेईयू रिफ्यूजी विलेज की घेराबंदी से भी निपट लिया है। अब सफेद ड्रैगन को फिर से नाइट्रेट ओर की ओर बढ़ते देखकर ऐसा लगता है कि लिन यू का आज का मुख्य मकसद अभी भी नाइट्रेट ओर ही है, शायद वहां लिजर्डमैन भिखारियों की सेना से लड़ना। तो लिन यू को इस समय इस अंडरग्राउंड खंडहर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि नाइट्रेट अयस्क के पास रहना चाहिए। ये सोचकर उसने एक और सिगरेट जला ली। वहां काफी सिगरेट थी। अचानक एक खजाने के बक्से में एक पैकेट मिला और अंडरग्राउंड खंडहरों में कुछ भिखारियों को खत्म करने के बाद एक और पैकेट मिल गया। उसके लिए यह एकदम सही है। उसने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और लोहे की दीवार के बगल वाली चट्टान पर वार करना शुरू कर दिया। इस दूसरी दुनिया में जब तक असली मालिक जिंदा है, आप उनसे कुछ भी नहीं ले सकते, जिसमें पत्थर, लकड़ी या अलग अलग चीजें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं। लेकिन शेल्टर्स एक अपवाद हैं। जब तक कोई चला जाता है और कुछ समय तक वापस नहीं आता, तब तक सिस्टम ये तय कर लेगा कि वहां की चीजें ली जा सकती हैं। हालांकि यह लोहे की दीवार अंडरग्राउंड खंडहरों के रास्ते को रोकती है, लेकिन ये किसी की है, इसलिए इसे स्टोरेज स्पेस में नहीं रखा जा सकता और इसे सिर्फ नष्ट किया जा सकता है या बाईपास किया जा सकता है। इसे नष्ट करना असंभव है। कौन जानता है कि यह कितना मोटा है? हालांकि लोहे की दीवार ने रास्ता रोक रखा था, लेकिन ये कोई बंद रास्ता नहीं था। ज्यादा समय नहीं लगा जब उन्होंने लोहे की दीवार के पास से एक आदमी के निकलने के लिए काफी चौड़ा रास्ता खोदा और उसमें से निकल गए। यह असल में लगभग आधा मीटर मोटा है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसके पास लिन यू जितने रिसोर्स हों और जो ये कर सके? रास्ते से चलते हुए वह जोन C2 के बड़े कमरे में पहुंचा। उसने 2 बड़े पत्थर देखे जो कमरे के बीच में गोल पैटर्न बना रहे थे। फिर कोने में रास्ते को देखा। अंदर से एक गंदी बदबू आ रही थी, हालांकि उतनी तेज नहीं जितनी सोची थी, लेकिन ये काफी घिनौनी थी। उन्होंने ऑक्सीजन ब्रीदिंग अपैरेट्स लगाया। अंदर की ऑक्सीजन 2 घंटे के लिए काफी थी, अंदर घूमने के लिए काफी, और अंदर लाशों की गंध महसूस किए बिना। ये सच में दोहरी जीत थी। वह टॉर्च लेकर रास्ते में घुसा, आगे बढ़ता रहा। जोन C2 की बड़ी जगह छोड़ने की कुछ ही देर बाद वह इस तरफ पहुंच गया। लेकिन इतनी ठंडी हवा क्यों थी? टॉर्च की रोशनी में जमीन पर कंकाल दिखाई दिए। उसके आने पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े बिखर गए और भाग गए। आसपास देखने पर यह लगभग वैसा ही था जैसा पिछली बार जब वह यहाँ आया था। अगर कुछ हुआ है तो वो ये है कि लिजर्डमैन की बॉडीज जिन्हें उसने शुरू में जमीन पर गोल पैटर्न पर रखा था, अब उनकी जगह पत्थर रख दिए गए थे। हाँ, कोई यहाँ आया है। वह आगे बढ़ा, चारों ओर घूमा और पाया कि कमरे का जो रास्ता पहले पत्थरों से बंद था, वह अब साफ हो गया था और सहारे के लिए एक पत्थर की दीवार भी खड़ी कर दी गई थी। इस आदमी में सच में कुछ हुनर है। हालांकि वह लिन यू से बहुत नफरत करता था, लेकिन वह दिल से लिन यू की ताकत की तारीफ करता था। स्पॉटेड रास्ते पर चलते हुए वह कुछ कदम आगे बढ़ा। जमीन पर 2 मरे हुए लिजर्डमैन देखे। फिर आगे बढ़ा तो उसे 4 और मरे हुए लिजर्डमैन मिले। एकमात्र बात यह थी कि इन लिजर्डमैन लाशों के अलावा वह चीज नहीं थी जो वहां होनी चाहिए, एक खजाने का संदूक। क्या लिन यू ने ये टुकड़े सिर्फ खजाने की तलाश में खोदे थे? खुदाई वाले रास्ते के आखिर में उसने जमीन पर 3 राक्षसी लाशें एक साथ पड़ी देखी। बड़ा कछुआ, मगरमच्छ, ये चीज सच में कमाल की है। फिर भी कछुए मगरमच्छ के अलावा वहां वे चीजें, खजाने के बक्से नहीं थे। ओह, यह क्या है? कछुए मगरमच्छ की लाश के पास गहरे भूरे रंग का खून का धब्बा था। खून के धब्बों के बीच 3 लगभग चौकोर साफ निशान थे जो खून से सने नहीं थे, जो अचानक से उभरे हुए थे। खजाने के बक्सों के निशान, इसमें कोई शक नहीं। वह वापस मुड़ा और बचे हुए 27 लिजर्डमैन की लाशों को ध्यान से देखा और पाया कि हर लाश के खून के धब्बे के पास खजाने के बक्से की आउटलाइन वाले कमोबेश निशान थे।
सच में, असल में वहां खजाने के बक्से थे। उसने जरूर सब ले लिया होगा, वे बचे नहीं होंगे। इससे ये भी पक्का हो जाता है कि लिन यू ही पक्का 100% ट्रेजर चेस्ट एक्सप्लोजन एबिलिटी वाली है ना? बशर्ते कि इस अंडरग्राउंड खंडहर में जो घुसा है वह लिन यू है, जिसका उसे पहले से ही यकीन था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रास्ते से वापस आकर वह जोन C2 में वापस आया, फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जहां उसने खोज नहीं की थी। जल्द ही उसे एक कोना मिला, जिसके आखिर में एक अंडरग्राउंड खंडहर पत्थर का गेट था। क्या सच में एक है? वह तुरंत उत्साहित हो गया और जल्दी से वहां गया। यह इस बात का सबसे सीधा सबूत था कि क्या दूसरी तरफ लिन यू का ठिकाना था, और अगर ऐसा होता तो वह लिन यू के शेल्टर पर भी हमला कर सकता था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तब उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से पास आया, टॉर्च को दरवाजे के पास रखा, फिर अपने दाहिने हाथ में स्टील का भाला दोनों हाथों से पकड़ा और बाएं हाथ से दरवाजे का हैंडल घुमाया। तथापि हल्की टॉर्च की रोशनी में दरवाजे के पीछे की चीज देखकर वह अनजाने में पीछे हट गया और जमीन पर गिर पड़ा। धत तेरे की, मैं इतना बेवकूफ क्यों हूँ? अगर लिन यू उस तरफ लोहे की दीवार से सील कर सकता है, तो वह दरवाजे के अंदर क्यों नहीं सील करेगा? यह आदमी, मैं उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। उसने आह भरी, उसे एहसास हुआ कि शुरू से ही लिन यू के साथ उसका बहुत बड़ा गैप था। शुरू से ही लिन यू हमेशा पहले स्थान पर रही, अब भी अंतर बढ़ता जा रहा है। उसे नहीं पता था कि यह सब 100% ट्रेजर चेस्ट एक्सप्लोजन रेट की वजह से था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इस तथाकथित 100% एक्सप्लोजन रेट के बिना भी लिन यू निश्चित रूप से इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और हमेशा सबसे डरावना ओपोनेंट होगा। सावधान, शांत, एनर्जी से भरा और सीखने की मजबूत क्षमता वाला। लड़ाई के मामले में वह बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर 100% एक्सप्लोजन रेट किसी और पर भी होता, भले ही उस पर, तो क्या वह लिन यू की अभी की हाइट तक पहुंच सकता था? लिन यू के बारे में उनकी ऊपरी समझ से भी ये बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि इस आदमी में जन्मजात शक्तिशाली जीन है, जिसकी वजह से आज उसके पास ये उपलब्धियां हैं। उसे अभी भी लेविक के शानदार सीन में 500 बचे हुए लोगों के खिलाफ लिन यू की सोलो लड़ाई याद है। इसका खजाने के बक्सों से क्या लेना देना था? उड़ते हुए ड्रैगन, मेटल का भाला, बिना डरे हिम्मत और साफ सोच की वजह से लिन यू ने एक ऐसी लड़ाई में बड़ी जीत हासिल की जिसे जीतना नामुमकिन लग रहा था। क्या कोई और भी बिना खरोंच के भी पक्की जीत की गारंटी दे सकता है? और वे दो बड़े जीव, क्या उन्हें भी लिन यू ने नहीं मारा था जैसा उसने कहा था? ट्रेजर चेस्ट कीमती चीजें हैं जिन्हें म्यूटेंट जीवों को हराकर पाना होता है। विरोधी को हराए बिना 100% एक्सप्लोजन रेट एक मजाक है। उदाहरण के लिए, अंडरग्राउंड खंडहरों को साफ करने के लिए अंदर के सभी छिपकली और भिखारियों को हटाना होगा। अभी लिन यू के अलावा क्या कोई और दावा कर सकता है कि वे उन्हें जल्दी हरा सकते हैं? नहीं, और विशाल जीवों के बारे में और भी असंभव। लिन यू को मिले प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट और गोल्डन ट्रेजर चेस्ट उसके असली इनाम थे, जो उसने दुश्मनों को हराकर कमाए थे। अगर उसके पास ये कॉम्बैट पावर नहीं होती, तो वह ट्रेजर चेस्ट कैसे पा सकता था और एक पॉजिटिव साइकी कैसे बना सकता था? लिन यू सिर्फ कोई ऐसा नहीं है जिसे खजाने के बक्से मिलते हैं। अगर मैंने उसे बहुत कम आंका, तो मैं उसके हाथों आसानी से मर सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे लेविक के बेवकूफ लोग मर गए थे। वह फिर से खड़ा हुआ और उसी रास्ते से चलने लगा जहां से वह असल में आया था, लेकिन अब उसे लिन यू के बारे में नई समझ आ गई थी। देखते हैं कि लिन यू उस नाइट्रेट ओर को निकाल पाता है या नहीं। अगर वह ऐसा कर पाता है, पत्थरों के ढेर से सलीके से रखे हुए 5 चांदी जैसे सफेद छोटे मेटल के जीव निकले। उनकी हरकतें न केवल तेज थीं बल्कि काफी फुर्तीली भी थीं। ढलान, गड्ढे या रुकावटों का सामना करने पर वे तुरंत रिएक्ट करके उनसे बच सकते हैं या बस उनके चारों ओर से निकल सकते हैं। ये मैनूवर करने के बाद वे अपने ओरिजिनल फॉर्मेशन और स्पेसिंग पर लौट आए और 5 मीटर का गैप और एक जैसी स्पीड बनाए रखी। सूरज की रोशनी में उनसे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी ने धीरे धीरे लिजर्डमैन और भिखारियों का ध्यान खींचा, जैसे जैसे वे छोटे जंगल के करीब पहुंच रहे थे। ये 5 चमकती हुई चीजें क्या हैं? यानागिसावा शुजी ने उन अनजान चीजों को देखकर भौहें चढ़ाईं और अपने हाथ में लंबा धनुष उठाए बिना नहीं रह सका। शुरू में उन्होंने जंगल को घेरने और अंदर के अनजान म्यूटेटेड जीवों को जलाने के लिए सेना इकट्ठा की थी, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दूसरी तरफ से 5 अनजान चीजें तेजी से आती हुई आईं। मेरे पास एक टेलीस्कोप है। रुको, क्या मैंने इसे गलत देखा? यानागिसावा-कुन, क्या वे रोबोट हैं? सुजुकी कंजी ने टेलीस्कोप उठाया और इन अनजान चीजों को साफ साफ देखा।
तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? मैकिंटन, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, उसने टेलीस्कोप छीन लिया और उधर देखा। भाषा समझने में असमर्थ, वह समझ नहीं पाया कि ये जापानी किस बारे में बात कर रहे थे। आखिर रोबोट्स क्या थे? रोबोट। लेकिन उन चमकती चीजों को साफ साफ देखकर वह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। सच में रोबोट। रोबोट, तुम सपना देख रहे हो। रोबोट कैसे हो सकते हैं? ये पृथ्वी नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लाइट हाउस कंट्री के कुछ लोग जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। हालांकि लिजर्डमैन ने वहां देखते हुए अपने हथियार उठाए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन दूसरे भिखारियों को ज्यादा टेंशन महसूस नहीं हुई। आखिरकार रोबोट बहुत अजीब थे। ये दुनिया अभी भी कोल्ड वेपन के जमाने में है। लिन यू के पास भी बस कुछ ही बंदूकें थीं। रोबोट जो इस दूसरी दुनिया के कोल्ड वेपन के जमाने से कहीं ज्यादा अच्छे थे, बस हो ही नहीं सकते। यानागिसावा शुजी और सुजुकी कंजी चुपचाप भीड़ के पीछे चले गए और सीधे जंगल में कूद गए। टेलीस्कोप पकड़े मैकिंटन ने अचानक देखा कि पांचों रोबोट रुक गए थे और उनमें से एक असल में जमीन पर लेटा हुआ था, जबकि उसकी पीठ पर कुछ था जो अचानक ऊपर उठा। बूम! तुरंत एक जबरदस्त दहाड़ निकली और वह चीज धुआं और आग की लपटें लेकर तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये है आरपीजी। भागो! वह जोर से चिल्लाया, मुड़ा और भागा। लेकिन इस समय सब लोग और लिजर्डमैन एक साथ भीड़ में थे, जिससे उसे निकलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। न तो लिजर्डमैन और न ही भिखारियों को समझ आया कि उनका सामना किस डरावने हथियार से होने वाला है। बूम! भीड़ के बीच में एक जोरदार धमाका हुआ। बहुत बड़ा काला धुआं फैल गया और 10 मीटर से ज्यादा के दायरे में लिजर्डमैन और भिखारी भी फैल गए। दुख में चीखना और दर्द से रोना एक साथ शुरू हो गया। बाकी लिजर्डमैन और भिखारियों ने अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि दूसरा और तीसरा धमाका हुआ। बूम बूम! जैसे ही बहुत ज्यादा धुआं उठा, पहले से मौजूद छिपकलियों और भिखारियों की बड़ी और डरावनी सेना तुरंत तबाह हो गई। बुरा नहीं है, पावर काफी अच्छी है, लिन यू ने कहा, जब उसकी नजरें साइटिंग स्कोप से हटी और उसने आरपीजी अटैक के नतीजों को कंफर्म किया। 3 रॉकेट उन लोगों को काफी तकलीफ देने के लिए काफी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये धमाके की आवाज जरूर और ज्यादा छिपकली जैसे लोगों और भिखारियों को अपनी ओर खींचेगी, यहाँ तक कि उन्हें डर से भरे डरे हुए पक्षियों जैसा बना देगी। लेकिन आरपीजी एक परफेक्ट हथियार नहीं है, जिसकी असरदार रेंज लगभग 200 मीटर और उड़ने की स्पीड 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो फायर करने पर तुरंत तबाही मचाने से बहुत दूर है। अगर दूसरी तरफ से सीधे तीरों की बारिश वाली तरकीब अपनाई जाती, तो रोबोटिक कुत्तों को लड़ने के लिए M19 पिस्टल और MP5 सबमशीन गन का इस्तेमाल करना पड़ता। शानदार सफलता के बावजूद लिन यू ने शांति से हथियार की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण किया। दुश्मनों को मारने के मुकाबले ये किलों को तोड़ने के लिए ज्यादा सही है। इसकी ताकत के बारे में लिन यू को भी शक था। चीखें सच में बहुत तेज थीं, जिससे साबित होता है कि उस इलाके में अभी भी काफी लोग जिंदा हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वहां 200 से 300 लोग हो सकते हैं, है ना? और इसी समय गोलियों की आवाज आने लगी। रोबोटिक कुत्तों ने झाड़ू लगाना और शिकार करना शुरू कर दिया। लिन यू ने फिर से साइटिंग स्कोप में देखा, पाया कि रोबोटिक कुत्ते लगातार धुएं में गोली चला रहे थे और तीखी चीखें गूंजती रहीं, जबकि शोरगुल और चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं और आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गईं। रोबोटिक कुत्ते बचने वाले लोगों की तलाश में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। तभी लिन यू ने ब्लैक स्पॉट और रेड क्लॉ के साथ बाकी 4 छोटी बर्फीली छिपकलियों को भी छोड़ दिया। रोबोटिक कुत्तों की एकमात्र कमजोरी नीचे जमीन से आती है। अगर जमीन के नीचे से लिजर्डमैन के हमलों को रोका जा सके। जैसे ही लिन यू सोच रहा था, अचानक रोबोटिक कुत्ते के पास एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और एक तेज हाथ वाला लिजर्डमैन, जिसने अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला, पहले से ही रोबोटिक कुत्ते का पैर पकड़ लिया। और इसी समय एक चांदी जैसी रोशनी चमकी, साथ में एक धीमी चीख भी आई। लिजर्डमैन का गला भी काट लिया गया था और वह इससे ज्यादा मरा हुआ नहीं हो सकता था। हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड है। लिन यू ने ये छोटी सी लड़ाई देखी, जिससे उसके दिल में थोड़ा भरोसा आया। इस बार वही ये पक्का कर देगा कि छिपकली और भिखारियों को पता चल जाए कि उसके पास इस पहाड़ को पूरी तरह से समतल करने की ताकत है। और पहली लड़ाई ने लिजर्डमैन को एक बड़ा झटका दिया। क्या आपको लगता है कि मेरे पास सिर्फ बंदूकें हैं? मेरे पास आरपीजीएस भी हैं, और ऐसा जिसमें आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम सेट करें और आप दूर से ही उन्हें सबक सिखा सकते हैं। लिन यू ने दूर देखा, उसे हल्की सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।
ऐसा लगता है कि यहाँ की लड़ाई ने वहां उनका ध्यान खींच लिया है। चलो लिटिल फियर्स, चलो अपनी जगह बदलते हैं और फिर दूसरे फेज के लिए वहां जंगल में चलते हैं। दहाड़। लिटिल फियर्स काफी उत्साहित था। ये पहली बार था जब वह इतना उत्साहित था। आखिरकार अब ये जितने दुश्मनों को सूंघ सकता है वह पहले से कई गुना, दर्जनों गुना ज्यादा है, शायद उससे भी ज्यादा। इस बार लिन यू सीधे नहीं चला बल्कि लिटिल फियर्स के पीछे रेंग कर चला गया। ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी था। कोई भी अच्छी तरह छिपा हुआ लिज़र्डमैन अचानक उसे मार दे, उसे घायल कर दे या कुछ और कर दे तो यह मजेदार नहीं होगा। खासकर जब उसने देखा कि जब बाई को गोली लगी थी तो उनके तीरों पर टाइगर स्ट्राइप शैडो डियर का जहर लगा हुआ था, तो वह इस बात को लेकर और भी सावधान हो गया। बाई के उलट उसमें टाइगर स्ट्राइप शैडो डियर के मीट पॉइजन के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं है। थोड़ा सा भी वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक पल के लिए भी लिज़र्डमैन के कब्जे वाले इलाके में पैदल चलने के बजाय लिटिल फियर्स की ऊबड़ खाबड़ पीठ पर सवारी करना पसंद करेगा। ऊबड़ खाबड़ लेकिन चोट लगने से बेहतर। इस बार लिटिल फियर्स पहले जितना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी लिन यू को थोड़ा चक्कर आ रहा था। हालांकि थोड़ा एडजस्ट करने के बाद वह असल में इसे बर्दाश्त कर सकता था। मैं कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल। ओह कोई बात नहीं। कसम जितनी पक्की होगी, पीछे मुड़कर देखने की खुशबू उतनी ही जल्दी आएगी। अपने लिए चीजें मुश्किल क्यों बनानी है। लिन यू ने हल्की खांसी की और लिटिल फियर्स की पीठ पर सेलेस्टियल ड्रैगन आर्मर और सेलेस्टियल ड्रैगन बैटल हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। मौसम बहुत गर्म है, इन चीजों को पहनना तकलीफदेह है, लेकिन इन्हें पहनना ही होगा, सुरक्षा पक्की होनी चाहिए। फिर उन्होंने इंटरमीडिएट एक्सोस्केलेटन MK2 भी पहना और एक बार फिर टेलीस्कोप उठाया और 500 से 600 मीटर दूर की दीवारों और किलेबंदी को देखा। ऊपर लगातार छिपकली वाले लोग दौड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दीवारों के अंदर से कई चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। लगता है अंदर की आर्मी रिएक्ट कर रही है। क्या वे हमला करेंगे या अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे? या उसी समय लिन यू ने अचानक देखा, दीवारों के ऊपर से सीढ़ियां लगातार नीचे उतारी जा रही थीं और दीवारों के अंदर से बड़ी संख्या में लिज़र्डमैन बाहर निकल रहे थे। अरे वाह, लड़ना चुनना, यह अच्छा है, मैं यही चाहता हूँ। दहाड़। लिटिल फियर्स अचानक दहाड़ा और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। हाँ, लिटिल फियर्स की पसंद के लिए और भी ज्यादा सही। लिन यू ने सभी मशीन डॉग्स को बाहर निकाला और तुरंत प्रोग्राम सेट कर दिए। पिछली लड़ाई से पता चला कि RPGs घेराबंदी की लड़ाई के लिए ज्यादा सही है, जबकि मारने के लिए दूसरे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक वैसा उसने छिपकलियों को देखा जो चींटियों की तरह दीवारों के अंदर से निकलकर बाहर इकट्ठा हो रही थी और खुशी खुशी स्टोरेज स्पेस से एक बड़ी चीज निकाल रही थी। क्रॉसबो गाड़ी, ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो के साथ माउंटेड, जो लिज़र्डमैन का पसंदीदा है। लिटिल फियर्स, मेरे ऑर्डर मानने के लिए तैयार रहो। लिन यू ने पेड़ों की तरफ देखा। उन्होंने उसका नजारा कुछ हद तक रोक दिया था। अगर लिज़र्डमैन वहां मिल गए तो परेशानी हो सकती है। इससे निपटना जरूरी था। लिटिल फियर्स, जो कुछ भी यहाँ है उसे जंगल में पेड़ों के तनों पर छिड़क दो, जल्दी करो। लिन यू ने गैसोलीन के 2 बड़े बैरल निकाले, ढक्कन खोले और उन्हें लिटिल फियर्स को दे दिया, जो फिर पास के जंगल में भाग गया। जल्द ही लिटिल फियर्स सफलतापूर्वक वापस आ गया और लिन यू ने तुरंत एलॉय टैक्टिकल क्रॉसबो उठाया और बनिंग एरो लोड किया। जलता हुआ क्रॉसबो तीर जंगली घास और बड़े पेड़ों से भरे जंगल में उड़ गया और एक धमाके के साथ गैसोलीन से ढके पेड़ में तुरंत आग लग गई, जिससे पास की घास में आग लग गई और यह आग और पेड़ों तक फैल गई। कुछ ही समय में जंगल की यह रुकावट बहुत ऊंची आग से धधकने लगी। जो लिज़र्डमैन अभी अभी बाहर आए थे वे भी आग देखकर हैरान रह गए और चिल्लाने लगे। लिन यू ने इस मौके का फायदा उठाकर जमीन के नीचे एक शेल्टर बनाया। यह एक एहतियाती उपाय था। अगर लिज़र्डमैन की संख्या उम्मीद से ज्यादा हो जाती है और वह उनसे सीधे नहीं लड़ पाता तो उसे पीछे हटना होगा। बाई के बिना यह कोई विकल्प नहीं है। वैसे बाई अभी तक वापस नहीं आई है। लगता है शेल्टर में कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से बाई भी अभी वापस नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, कोई चारा नहीं है, इतनी दूर आ गए हैं। अगर शेल्टर में कुछ है भी तो भी अब वह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर वह पीछे मुड़ा तो वे लिज़र्डमैन के पीछा करने का टारगेट बन जाएंगे, जिससे एक भयानक लड़ाई होगी। बेहतर है कि पूरी ताकत लगा दी जाए, उन्हें ही पूरी तरह दबा दिया जाए, फिर वापस जाकर देखा जाए कि क्या हुआ। शेल्टर पूरा करने के बाद लिन यू रुके नहीं। उन्होंने पत्थरों से जमीन बनाना जारी रखा, जिससे लगभग 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई का एरिया बन गया।
ये पत्थर काफी भारी थे। अगर लिजर्डमैन लड़ाई के दौरान जमीन के नीचे से उस पर हमला करने की सोचते तो ये पत्थर एक बफर का काम करते। लगभग 2500 स्क्वायर मीटर में पत्थर की जमीन बनाने के बाद लिन यू ने देखा कि लिजर्डमैन सेना पहले से ही दीवारों के नीचे इकट्ठा हो रही है और लाइनों में ग्रुप बना रही है। लिन यू ने जमीन पर एक ऊंची दीवार बनाई और उसकी 5 मीटर ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उसने पाया कि हर छोटी टीम में लगभग 100 लोग थे। इन छोटी टीमों को 9-9 करके बड़ी टीमों में बांटा गया था। उसने देखा कि ये बड़ी बड़ी टुकड़ियां एक तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे उसे घेरकर चारों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रही हैं। ओह, क्या मैं तुम्हें सफल होने दूंगा? उन्होंने बाकी 11 मशीन डॉग्स को स्टोरेज स्पेस से बाहर निकाला, उन्हें पिछले 5 के साथ मिलाया और फिर उन्हें 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप बाईं ओर गया, दूसरा दाईं ओर, और दोनों दिशाओं में 8-8 लोग थे। काफी गोला बारूद, इंफ्रारेड ऑटो टारगेटिंग और ज्यादा धीमी न होने वाली मूवमेंट स्पीड, साथ ही उनकी कोऑर्डिनेटेड लड़ाई की टैक्टिक्स ने उन्हें उन दुश्मनों के लिए एक किलिंग मशीन बना दिया जो सिर्फ कोल्ड वेपन इस्तेमाल करते थे। बेशक लिन यू ब्लैक डॉट और ग्रीन क्लॉ को ऑर्डर देना नहीं भूली। दोनों ने दो लिटिल आइस लिजर्ड्स को लीड करके दोनों टीमों को सपोर्ट किया ताकि अंडरग्राउंड से लिजर्डमैन आर्मी के चुपके से हमले को रोका जा सके। ज़ियाओ मेंग ने लड़ाई में शामिल होने की रिक्वेस्ट की और जाहिर है लिन यू ने उसे निराश नहीं किया। ज़ियाओ मेंग, तुम सेंटर में दुश्मनों को संभालो और हो सके तो उन सबको खत्म कर दो। ज़ियाओ मेंग को वो निर्देश मिले जो वो सुनना चाहता था और वो सीधे लिजर्डमैन के सेंट्रल फॉर्मेशन पर टूट पड़ा जो अभी पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुआ था। मशीन डॉग्स तेजी से निकल गए और उसे मेन फॉर्मेशन में अकेला छोड़ दिया। वह अपनी जगह पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखने लगा। बाय अभी तक वापस नहीं आई थी। ऐसा लगता है कि शेल्टर में सच में कुछ हुआ है। लिन यू ने शेल्टर की ओर देखा, फिर तुरंत सिस्टम पैनल खोला। उसके हाथ में सारे पत्ते खेल लिए गए थे, लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है। लिजर्डमैन ने बेवकूफी से सोचा कि वे सिर्फ संख्या के आधार पर जीत सकते हैं, लेकिन भिखारी नहीं जीतेंगे। चाहे कितना भी बेवकूफ क्यों न हो, एक भिखारी का दिमाग लिजर्डमैन से ज्यादा तेज होता है। वे निश्चित रूप से लिजर्डमैन की तरह इस तरह की इंसानी चाल पर भरोसा नहीं करेंगे। शायद वे कुछ अंडरहैंड ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिन यू को इसी बात से सावधान रहने की जरूरत थी। भिखारी छिपकली आदमियों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने उस जगह पर चौकोर आकार में 4 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी नीची दीवारें खड़ी की और इस चौकोर आकार के बीच में खड़े हो गए। सिस्टम पैनल खोलने के बाद वह सीधे ट्रेडिंग मार्केट में गया। मशीन डॉग्स बनाने के लिए पार्ट्स ढूंढने लगा। 16 काफी नहीं। मशीन डॉग्स की लड़ने की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन जैसे ही लिजर्डमैन की सेना आगे बढ़ी, मशीन डॉग्स कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनकी संख्या तय थी, जिससे वे सिर्फ एक कदम पीछे हट सकते थे। अगर उनकी संख्या 70 या 80 होती तो चिंता की कोई बात नहीं होती। हालांकि लिन यू ने काफी बैकअप प्लान तैयार किए थे और लिजर्डमैन की आदत को जानते हुए कि वे गोलियों और रॉकेट की बमबारी के सामने अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं या टूट भी सकते हैं, फिर भी वह इनसिक्योर महसूस कर रहा था। सामान काफी नहीं लग रहा है। लिन यू ने अपने पास मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के बदले में किया, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि कुछ पार्ट्स मिलना मुश्किल था। बूम बूम बूम। इस समय जैसे ही मशीन डॉग्स ने चार्ज कर रहे लिजर्डमैन पर रॉकेट दागना शुरू किया, जोरदार टकराव भी शुरू हो गया। ज़ियाओ मेंग भी लिजर्डमैन के सेंटर में बनी बनावट तक पहुंच गई और जोर से धमाका किया, जिससे दुश्मनों का जबरदस्त सफाया शुरू हो गया। लिटिल आइस लिजर्ड जमीन के नीचे चक्कर लगाते रहे और चालाक लिजर्डमैन को भी खत्म करना शुरू कर दिया। उनके बाईं ओर लगातार चलते जंगल से घना धुआं उठ रहा था और लिन यू ने अचानक देखा कि 2500 स्क्वायर मीटर पत्थर की जमीन के बाहर मिट्टी लगातार पलट रही थी। लिजर्डमैन ने उस पर सीधे हमला करने का फैसला किया। क्या उन्हें लगता है कि कमांडर की लोकेशन सबसे कमजोर, सबसे वल्नरेबल पॉइंट है? लिन यू ने सभी क्रॉसबो कैरेज तैनात किए और ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो को भी हर दिशा में निशाना बनाया। लेकिन ये जगह असल में सबसे मजबूत है। कई दर्जन लिजर्डमैन और भिखारी हमला करते हुए दहाड़ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि जलते हुए क्रॉसबो कैरेज के तीरों का एक ढेर पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहा है। धमाके की तेज आवाज के साथ धूल के बड़े बड़े बादल, चट्टानों और लाशों के अनगिनत टुकड़ों के साथ आसमान में तेजी से नीचे गिरने लगे। आपको कॉपर ट्रेजर चेस्ट मिला है। आपको कॉपर ट्रेजर चेस्ट मिला है। आपने प्राप्त किया है। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन लिन यू ने अपनी हरकतें बंद नहीं की।
वूश, एक और ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो उड़ गया, जिससे जमीन से निकले दर्जनों लिज़र्डमैन टुकड़े टुकड़े हो गए। घुस आए। तो क्या आप इस सेंट्रल कमांडर की कॉम्बैट पावर नहीं जानते? बूम, एक और धमाका हुआ, जिससे लिज़र्डमैन की रेडिंग टीम पाउडर में बदल गई और पीछे सिर्फ एक फ्रेंडली ट्रेजर चेस्ट बचा। हालांकि सच कहूं तो उसे कॉपर ट्रेजर चेस्ट ज्यादा पसंद नहीं थे। इन 3 जरूरी हिट की वजह से लिज़र्डमैन के हमले की पहली लहर तुरंत खत्म हो गई और लिन यू ने थोड़ी देर जांच की और कुछ घायल पाए, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और 3 बर्निंग एरो से उन्हें आग के गोले में बदल दिया। उसके पास खजाने के बक्से उठाने का समय नहीं था। उन्हें इकट्ठा करते समय हमला होना बहुत लापरवाही भरा होता। उसने क्रॉसबो कैरेज में नया ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो एम्यूनिशन रीलोड किया और दूर से हो रही लड़ाई पर नजर डाली। कई 100 मीटर दूर मशीन डॉग्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, दुश्मन के हमले के दौरान बिना थके लड़ रहे थे और उन्हें काफी अच्छे नतीजे मिल रहे थे, क्योंकि कई लिज़र्डमैन भागकर पीछे हट रहे थे और आधे से भी कम डटे हुए थे। ज़ियाओ मेन की तरफ ये पूरी तरह से एक तरफा था, क्योंकि लिज़र्डमैन का कोई मुकाबला नहीं लग रहा था। उनके तीर और भाले ज़ियाओ मेन के बोन आर्मर को भेद नहीं पाए और उनके फेंके गए बम भी नहीं लग पाए, क्योंकि ज़ियाओ मेन की छोटी दौड़ उनसे बच निकली, जिससे उनकी अपनी टीम को ज्यादा चोटें आईं। बेशक कुछ लिज़र्डमैन ने फ्लैंकिंग स्ट्रेटेजी अपनाए, साइड से घेरने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे सीधे उसके कमांड सेंटर पर निशाना साध रहे हों और अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हों। हालांकि लिन यू को नहीं लगा कि उसके आसपास के दर्जन भर क्रॉसबो कैरेज पर लगे ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो सिर्फ दिखावे के लिए थे। लिज़र्डमैन, उन्हें सच में एक्साइटमेंट पसंद है ना? लिन यू थोड़ा निराश था। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से कॉपर ट्रेजर चेस्ट का एक बड़ा ढेर जमा कर लेगा। शुरू में उसने लड़ने के लिए मशीन डॉग इसलिए बनाए ताकि उसे खुद ये काम न करना पड़े, जिससे ये मशीन डॉग इन परेशान करने वाले और बहुत सारे लिज़र्डमैन को मार सके। लेकिन अब जब खजाने के बक्से जमा हो रहे थे, तो वह सच में नहीं चाहता था कि इन छोटे जीवों को मारकर कॉपर चेस्ट बनाए जाएं। माना कि कॉपर ट्रेजर चेस्ट में पानी, खाना या कुछ सर्वाइवल ट्रिंकेट या एरिया मैप जैसी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन उसके पास पहले से ही ढेर सारा सामान था, खासकर पानी और खाना, जो उसके लिए 2 से 3 साल तक बिना घर छोड़े चलने के लिए काफी था। वे सर्वाइवल टूल और भी कम काम के थे, जैसे छोटे चाकू, बर्तन और पैन, जो उसके पास पहले से ही बहुत सारे स्टॉक में थे, जिससे उसका वेयरहाउस और भी ज्यादा भर गया। शायद एकमात्र काम की चीज एरिया मैप के टुकड़े थे। इस दूसरी दुनिया में सिर्फ शरीर के साथ मैप एक्सप्लोर करना काफी मुश्किल था। बाइक या सैंड बगी के साथ भी एक दिन में तय की गई दूरी कम थी और मैपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा लगा कि कॉपर ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा करना सिर्फ एरिया मैप के टुकड़ों के लिए था, कम से कम अभी उसके लिए तो। बूम, एक और ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो फायर किया गया और दुश्मन से टकराने पर यह सफलतापूर्वक फट गया, जिससे वे लिज़र्डमैन, जिन्होंने तीरों की बौछार करने के लिए धनुष उठाया था, एक बार फिर खजाने के बक्सों में बदल गए। हाँ, कॉपर ट्रेजर चेस्ट कितना खाली। ग्रू, किसी अनजान दिशा से एक अजीब सी दहाड़ आई। म्यूटेंट जीव, या शायद, हालांकि ठीक इसी समय किसी ने उन्हें एक प्राइवेट मैसेज भेजा। लिन यू ने उस पर नजर डाली। ओह, यह जिंग लिंगफिग था। इस आदमी ने आखिरकार जवाब दिया। सॉरी लिन यू, हम आजकल सीक्रेट रेल में रिसोर्स ढूंढ रहे हैं और रिफ्यूजी विलेज वापस नहीं गए हैं, इसलिए हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वैसे हमें कुछ बहुत अच्छी चीजें मिली हैं, देखो तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जिंग लिंगफिग ने जल्दी से कुछ चीजें लिस्ट की। लिन यू ने देखा और अपने पास रखे क्रॉसबो कैरेज का ट्रिगर दबा दिया, जिससे लिज़र्डमैन का एक और ग्रुप भाग गया। ओह, तुम्हारे पास ये हैं। खैर, मैं इनके बदले में कुछ और ले सकती हूँ। लिन यू को जल्द ही पता चला कि जिंग लिंगफिग की लिस्ट में उसके मशीन डॉग्स के लिए जरूरी कई पार्ट्स थे, जो वर्ल्ड ट्रेड मॉल में नहीं थे। यह एक मौका है ना? तुम सबको क्या चाहिए? मेरे पास सब्जियां, मीट, वाइन और इंटेलिजेंस है। लिन यू ने अपने आसपास देखा, तभी नीचे से लिज़र्डमैन की एक और लहर निकली और उस पर हमला कर दिया, जिसे उसने आसानी से फिर से खत्म कर दिया। वह ज्यादा सब्जियां और मीट नहीं लाया, क्योंकि ज्यादातर फेयू को दे दिया गया था, लेकिन उसके पास काफी वाइन थी, जो जगह नहीं लेती थी और एक अच्छी करेंसी का काम कर सकती थी। और जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, क्या इसके महत्व को बताने की जरूरत है? आप कह सकते हैं कि 21वीं सदी में नहीं, दूसरी दुनिया में सबसे कीमती चीज इंटेलिजेंस है, बशर्ते कि इंटेलिजेंस काफी कीमती हो। और कल फेयू के रिएक्शन को देखते हुए उसके पास जो इंटेलिजेंस थी, जो शायद लगभग हर सर्वाइवर को पता नहीं थी,
वह काफी हद तक सही लग रही थी। हमारे पास अभी के लिए काफी सब्जियां और मीट हैं, हम उन्हें हमेशा से स्टोर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास वाइन है तो हमें कुछ चाहिए और हमें आपके बताए गए इंटेलिजेंस में ज्यादा दिलचस्पी है। जिंग लिंगफेंग ने तुरंत लिन यू को जवाब दिया और उसका जवाब लिन यू की उम्मीद के मुताबिक था। जैसा मैंने सोचा था, लेकिन बात यह है कि अगर जिंग लिंगफेंग को सच में वो जरूरी जानकारी नहीं पता है जिसके बारे में वह दावा कर रहा है। एक बार जब डाटा एक खास लेवल पर पहुंच जाता है तो इस तरह की जानकारी कीमती हो जाती है, और ये तभी इस तरह सामने आती है जब बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। लिन यू ने जिंग लिंगफेंग का जवाब पढ़ते हुए एक क्रॉसबो कैरेज के ट्रिगर पर पैर रखा, एक ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज तीर चलाया, फिर दोबारा जवाब दिया। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास रात में म्यूटेटेड जीवों के हमले से बचने के तरीके हैं और सीक्रेट रेल तक पहुंचने पर मॉन्स्टर्स के हमले से बचने के तरीके हैं? क्या आपको दिलचस्पी है? लिन यू ने अपने कानों में गूंजती आवाज सुनी और रोबोट कुत्ते और दूसरों की लड़ाई की स्थिति को कंफर्म किया। गू ओह, दहाड़ फिर से लौट आए, लेकिन वह कहीं गायब हो गया, पता नहीं। चेक पैनल पर वापस देखने पर उसने पाया कि जिंग लिंगफेंग ने केवल एक मैसेज का जवाब दिया था। इस बार हम इसके बदले में तुम्हारी हर चीज देंगे, कैसा रहेगा? आशा के अनुसार जिंग लिंगफेंग को भी नहीं पता। लिजर्डमैन अभी सबसे ज्यादा परेशान करने वाले दुश्मन है, और रात में म्यूटेटेड जीव भी। सीक्रेट रेल में मौजूद मॉन्स्टर्स का तो कहना ही क्या, जो किसी भी समय सर्वाइवर्स पर हमला कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सर्वाइवर्स के लिए रात में म्यूटेटेड जीव बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि 100 से ज्यादा लोगों की टीम भी उनसे नहीं लड़ सकती। इस वजह से सर्वाइवर्स का रात का समय लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गया है, और जो लोग उल्टे दिन और रात में जीने के आदी हैं, उनके लिए इस वजह से जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अब उनके पास इसका समाधान है। लिजर्डमैन के पसीने और खून से म्यूटेटेड जीव भाग सकते हैं, और सीक्रेट रेल के मॉन्स्टर कम डरावने हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, तो ये सबसे अच्छा है, लेकिन पहले मुझे ये छोटी छोटी बातें खत्म करने दो, फिर हम बात करेंगे। लिन यू ने जिंग लिंगफेंग की सप्लाई की लिस्ट पर एक और नजर डाली और पाया कि असल में एक बड़ा जनरेटर था। हे भगवान, क्या ये पावर प्लांट के लिए काफी पार्ट्स नहीं है? और कीमत तो बस एक जानकारी है। बूम! बाईं और आगे की 3 क्रॉसबो गाड़ियां एक साथ दहाड़ी, जिससे चारों ओर से घिरे लिजर्डमैन लाशों में बदल गए और बुरी तरह घायल हो गए। लिन यू ने शांति से उन्हें MP5 से खत्म कर दिया, ये सोचकर कि उसे अभी भी रोबोट कुत्ते के लिए पार्ट्स इकट्ठा करने की जरूरत है। जिंग लिंगफेंग, मुझे इन चीजों की जरूरत है। पहले वाइन इस्तेमाल करो, मैं बाकी चीजों के बदले वह जानकारी दे दूंगा, कैसा रहेगा? गू ओह, नहीं, यह आवाज सही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ? सच में, तो मुझे इस तरह तुम्हारा फायदा उठाने के लिए माफ करना। जिंग लिंगफेंग अभी अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से संभला था, और लिन यू की बात सुनकर वह फिर से एक्साइटेड हो गया। ये डील बहुत फायदेमंद है। अभी तक न तो उन्हें और न ही किसी दूसरे सर्वाइवर को रात में शेल्टर के बाहर आजादी से घूमने का कोई रास्ता मिला है, क्योंकि रात में म्यूटेटेड जीवों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कोई हल नहीं बचता, यहाँ तक कि थोड़ा बेहतर भी नहीं। जहाँ तक सीक्रेट रेल में मॉन्स्टर्स की बात है, वे रिफ्यूजी विलेज की आबादी कम होने की मुख्य वजहों में से एक है, और इन मॉन्स्टर्स से बचने से सीक्रेट रेल को एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। और अब लिन यू ने बताया है कि उनसे कैसे निपटना है। इस तरह की जानकारी, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, उसकी बहुत बड़ी सप्लाई इसे नहीं खरीद सकती। लेकिन लिन यू ने न केवल इसे बदला बल्कि इसमें वाइन भी मिला दी। जिंग लिंगफेंग को लगा कि इस बार वह बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। अब से किसी ने भी इन बातों का जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हमारे पास ही ऐसी जानकारी हो? जिंग लिंगफेंग ने रिफ्यूजी विलेज के लोगों को देखा, और जिसने भी लिन यू की बात सुनी, वह शांत नहीं बैठ सका। सीक्रेट रेल में कई दिनों तक लड़ने और पैसे इकट्ठा करने से वे थक गए थे, लेकिन लिन यू की जानकारी सुनकर सीक्रेट रेल में जाने से पहले की तुलना में उनका हौसला और भी बढ़ गया। बॉस, सच में, मास्टर लिन यू के पास सच में एक तरीका है जिससे हम रात में बिना डरे बाहर जा सकते हैं। यू सियोवान उत्साहित था। अगर यह सच है, तो ये बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि लिन यू को भरोसा है, इससे साबित होता है कि उसके पास कोई रास्ता होना चाहिए। रुको, मुझे अभी कैस्पर और टीम से कुछ जरूरी जानकारी मिली है। जिंग लिंगफेंग ने सभी को अपने हथियार और गियर नीचे रखने के लिए बुलाया और उन्हें मेन शेल्टर, यानी रिफ्यूजी विलेज के ऑपरेशनल कमांड रूम की दूसरी मंजिल पर इकट्ठा किया। जानकारी, बॉस, बोलो।
सबने अपना सामान ठीक किया और जब वे जिंग लिंगफेंग के साथ दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वे सब बड़ी सी टेबल के चारों ओर बैठकर अपने लीडर को देखने लगे। जिंग लिंगफेंग ने सिस्टम पैनल बंद कर दिया, उसका शरीर अनजाने में कांपने लगा। उसने कई गहरी सांसें ली, थोड़ा शांत महसूस किया, लेकिन अपने अंदर के सदमे और डर को दबा नहीं सका। कहा जाता है कि यह जानकारी बहुत से लोगों को पता है, सिर्फ हम, जो हमेशा सीक्रेट दायरे में रहे हैं, नहीं जानते थे। फैंग पेंग, यू सियुआन, हु यू ने एक दूसरे को देखा, बाकी लोग भी उतने ही कंफ्यूज थे। कौन सी जानकारी इतनी जरूरी है कि लीडर को उस पर जोर देना चाहिए, और लीडर इतना परेशान क्यों है? मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है। कल रात लगभग 70 भिखारियों की हत्या कर दी गई, फेयू ने कांपती आवाज में कहा। क्या? हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। लगभग 70 भिखारियों की हत्या कर दी गई। सिर्फ मार ही नहीं दिया गया, बल्कि हत्या कर दी गई। कैस्पर ने कहा कि यह एक ऐसे ग्रुप की भरोसेमंद गवाही से आया है जो असल में भिखारियों का था। इस घटना की वजह से ये लोग भिखारी होने और लिजर्डमैन के कंट्रोल से बच निकले। ये जानकारी एक से ज्यादा सोर्स से आई है और यह पूरी दुनिया के नेटवर्क में फैली हुई है। सबके दिलों में सदमा साफ दिख रहा था। कौन लगभग 70 भिखारियों की हत्या कर सकता है, और वो भी रात में? रुको, क्या लीडर ने अभी नहीं कहा था कि लिन यू ने रात में बाहर जाने का रास्ता दिया था? इसके अलावा इससे कई भिखारियों को लिजर्डमैन के कंट्रोल से आजाद होने का मौका भी मिला। क्यों? क्या यह मौत के कारण से संबंधित हो सकता है? इंटेल भरोसेमंद है और सबूत के तौर पर फोटो भी है। मैंने वे आपको भेज दिए हैं, अच्छी तरह देख लें। जिंग लिंगफेंग ने हाथ में विस्की की 5 बोतलें पकड़े हुए कहा। उसने एक बोतल खोली, उसमें से कई छोटे गिलास निकाले जो उसे सीक्रेट रेल में खोजबीन के दौरान मिले थे, और धीरे धीरे पानी डाला। उसका हाथ कांप रहा था। सब लोग चुपचाप लीडर की भेजी हुई फोटो देख रहे थे। हर कोई जिंग लिंगफेंग की तरह हैरान था। उन्हें भी पता नहीं था कि उनके सामने विस्की का गिलास आ गया है। बंदूक के घाव, और इतने पास से, फैंग पेंग ने अचानक कहा। दूसरों ने भी थोड़ा सिर हिलाया। माथे पर गोल छेद और बंदूक से गोली चलने के तेज तापमान से स्किन पर झुलसने के निशान, साफ तौर पर माथे पर बंदूक रखकर सीधे गोली चलाने के नतीजे थे। इस दुनिया में जिसके पास गर्म हथियार हैं, वह रात में घूम सकता है और भिखारियों को सफलतापूर्वक मार सकता है। ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि हर कोई जानता है कि यह व्यक्ति कौन है, और मेरा बस यही विचार है कि शुक्र है कि हम उसके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। फेयू ने खाली बोतल नीचे रखते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहा। सबने फिर से सिर हिलाया। उनके दिल मिले हुए थे, लेकिन साथ ही राहत भी मिली। हाँ, अच्छी बात है कि दुश्मन नहीं थे। नहीं तो अगर वे आज लिन यू को हराओ चिल्लाते तो कल उन्हें लाशें जमा करनी पड़ सकती थी। अभी इस दुनिया में सभी भिखारियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन और खतरा लिजर्डमैन और भिखारियों का मेल है। वे जमीन के नीचे बहुत ज्यादा संख्या में, लगभग सर्वाइवर्स जैसे ही हथियारों के साथ छिपे रहते हैं, और भिखारियों को इंसानी साथी के तौर पर रखते हैं जिन्हें संभालना मुश्किल होता है। लिन यू ने पहले भी वर्ल्ड चैनल के जरिए सभी से इन बड़े खतरों को खत्म करने की अपील की थी, और कई लोगों ने जवाब दिया था। लेकिन जो लगातार सफाई करता है वह लिन यू है, और इस बार लगभग 70 लोगों की हत्या भी उसी का काम था। लिन यू ने हाल ही में हमारे खरीदे हुए सामान के बैच से कुछ मैकेनिकल पार्ट्स ट्रेड किए हैं। मुझे हैरानी है कि वह उनसे क्या बनाएगा। जिंग लिंगफेंग ने अपने सामने रखी विस्की को एक ही घूंट में पीते हुए कहा। शराब के तीखे स्वाद ने उसके दिमाग की कोशिकाओं को उत्तेजित कर दिया। असल में उन्हें कैस्पर से एक और खुफिया जानकारी भी मिली। कल रात लिन यू द्वारा मारे गए भिखारियों की जगह लिन यू के शेल्टर से ज्यादा दूर नहीं थी, और कहा जाता है कि वहां एक बहुत बड़ी माइनिंग साइट है। इसके अलावा माइन से ज्यादा दूर नहीं, माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सोता हुआ जीव है जो उस इलाके की रखवाली कर रहा है। गूह! उनके आसपास कहीं अनजान जगह से एक बार फिर एक गहरी कांपती हुई चीख सुनाई दी, जैसे कोई भूत हो जो आसानी से गायब हो गई। यह आवाज न तो लिजर्डमैन ने की थी, न ही भिखारियों ने, और दूर का लिटिल फियर्स इतनी बुरी दहाड़ नहीं निकालेगा। फिर भी जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, यह आवाज आती रही, जिससे लिन यू को एक अजीब सा एहसास होता रहा। आखिर यह क्या है? बिना रुके लिन यू ने ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेजेरो से जमीन से रेंगते हुए लिजर्डमैन की एक और लहर को उड़ा दिया। फिर सिस्टम पैनल खोला और मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस पर क्लिक किया। स्टॉक में अभी भी बहुत सारे ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेजेरो हैं।
लेकिन इस स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्हें कुछ नए टेक्नोलॉजिकल तरीकों की भी जरूरत थी। जल्द ही सफेद रोशनी के फटने के बीच जमीन पर 8 चीजें दिखाई दी, जो धात्विक चमक से चमक रही थी और जिनमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिख रही थी, मशीन डॉग्स। लिन यू ने जल्दी से इन मशीन डॉग्स को सोलर चार्जिंग मोड पर सेट कर दिया, जिससे वे पहले चार्ज हो सके। अब तक ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो ने लगभग 300 से 400 लिजर्डमैन को उड़ाकर भगा दिया होगा और आसपास के खजाने के बक्से जाहिर है एक हद तक जमा हो गए होंगे। हाथ में शॉटगन लेकर लिन यू ने तेजी से अपने स्टोरेज स्पेस में बहुत सारे कॉपर ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा किए, फिर बैटलफील्ड के बिल्कुल बीच में लौट आया। उसे यहाँ दुश्मनों का सामना करने के लिए होना था जो किसी भी दिशा से हमला कर सकते थे और उन्हें सबसे तेज स्पीड से खत्म कर सकते थे। हालांकि पत्थर के प्लेटफॉर्म का किनारा अब लिजर्डमैन की लाशों से भर गया था, लेकिन वे इस कमांड सेंटर के सर्वाइवर को पूरी संख्या में उसे खत्म करने के लिए पक्के इरादे वाले लग रहे थे। इस तरह जमीन से रेंगकर निकलने वाले लिजर्डमैन सच में अनगिनत थे। हालांकि लिन यू को यह काफी दिलचस्प लगा। जितना अधिक वे आएंगे उतना ही वह सफाया करेगा और छिपकली पुरुषों की कुल संख्या घट जाएगी, यह मानते हुए कि उनकी जन दर बनी रह सकती है। उसने दूर देखा, लिटिल फियर्स तबाही मचाता रहा। उसने पहले ही उसे घेर रहे सैकड़ों लिजर्डमैन को मार डाला था। अब वह भागे हुए लोगों का पीछा करते हुए नीचे किले की दीवार तक पहुंच गया। अपने बहुत सख्त हड्डी के कवच का इस्तेमाल करके दीवार की बनावट पर पागलों की तरह मार रहा था, यहाँ तक कि उसका एक हिस्सा भी तोड़ दिया। फिर भी लिजर्डमैन और भिखारियों के हाथों में मौजूद अलग अलग हथियारों से लिटिल फियर्स को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जा सकता है कि उनके हमले लिटिल फियर्स के लिए खुजली खुजलाने जैसे थे, बिल्कुल बेअसर। लिन यू का मानना था कि जब तक लिजर्डमैन लिटिल फियर्स पर बमबारी करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तक इस खतरनाक कॉम्बैट व्हीकल को खत्म करना इतना आसान नहीं था। बेशक लिटिल फियर्स उन्हें यह मौका नहीं देगा, क्योंकि उसके पास न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकत थी, बल्कि उसकी कम दूरी की तेज रफ्तार भी डरावनी थी। वह पास के एक्सप्लोसिव से बच जाता था और हाथ में एक्सप्लोसिव लेकर लिजर्डमैन पर तेजी से जवाबी हमला करता था। जहां तक दोनों तरफ के मशीन डॉग्स और लिटिल आइस लिजर्ड्स की बात है, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गोलियों की आवाज कम हो गई, पहले जितनी तेज नहीं रही। ऐसा लिजर्डमैन की संख्या कम होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके एमो कंपार्टमेंट में ज्यादा स्टॉक नहीं बचा था। लिजर्डमैन की संख्या उनके एमो कंपार्टमेंट में मौजूद गोलियों की संख्या से कहीं ज्यादा थी। दीवारों के अंदर से और भी ज्यादा निकल रहे थे और भिखारी भी उनके साथ मिल गए, जिससे दुश्मनों की संख्या और भी बढ़ गई। दोनों तरफ 8-8 होने पर भी वे जितने लिजर्डमैन को खत्म कर सकते थे, उनकी कुल संख्या काफी कम थी। तेजी से बढ़ते दुश्मनों के सामने, जो लगातार लड़ रहे थे और पीछे हट रहे थे, अगर लिटिल फियर्स सेंटर एरिया में दुश्मनों का इतना ध्यान नहीं खींचता, तो उनकी हालत और भी मुश्किल होती। फिर भी लिन यू ने पहले ही ऐसी स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और उसे साफ पता था कि घटनाएं कैसे हो सकती हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनकी स्ट्रैटेजी सोच ली गई थी। मशीन डॉग्स को तैनात करते समय उन्होंने ये भी तय किया कि ये छोटे जीव अपने एमो कंपार्टमेंट पूरी तरह से खाली होने के बाद तेजी से यहाँ वापस आ जाएं, और लिटिल आइस लिजर्ड्स उन्हें तब तक कवर करती रहेंगी जब तक वे पूरी तरह से पीछे नहीं हट जाते। जैसे ही लिजर्डमैन हमला करने की तैयारी करने लगे, उसने बीच बगी चलाकर मेन बैटलफील्ड के चारों ओर बहुत सारा गैसोलीन बिखेरा और उसे जला दिया, जिससे रिंग ऑफ फायर के बाहर सभी चार्ज करने वाले लिजर्डमैन ब्लॉक हो गए। लिजर्डमैन जरूर जमीन के नीचे ड्रिल करना पसंद करेंगे, फिर हमला करने के लिए आग वाली नाकाबंदी को पार करेंगे। उनका इंतजार कर रहे मशीन डॉग्स का जबरदस्त जवाबी हमला होगा, जिनके पास गोला बारूद के डिब्बे भरे होंगे। जाहिर है छोटी बर्फीली छिपकलियां शिकार का ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगी, और ब्लास्ट क्रॉसबो कैरेज एरो इस समय सबसे चकाचौंध करने वाली आर्टिलरी फायर छोड़ेंगे। ऐसी थी योजना, लेकिन बूह आवाज फिर आए। इस शोरगुल वाले युद्ध के मैदान के बीच भी लिन यू इसे पहले से ज्यादा साफ साफ सुन सकती थी। उसे अंदाजा था कि यह क्या हो सकता है, हालांकि उसे नहीं पता था कि आवाज कहां से आ रही है। बहुत बड़ा जीव, ये गलत नहीं होना चाहिए जो ऐसी आवाज निकाल सकता है, और तोप की आवाज से डरा नहीं है, बल्कि आवाज और तेज हो जाती है। लेकिन ये कहाँ हो सकता है? वह पहले भी 2 बार बड़े जीवों का सामना कर चुका है, चाहे वह ऑक्सकर या सरपेंट ड्रैगन हो या बोनवर्म बीस्ट, वे उसके हाथों में लाश बन गए। और सीक्रेट रेन से पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन, उसने 2 को खत्म भी कर दिया। असल में यह चीज उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं है, अगर है भी तो हो सकता है कि इसका दिखना उसके बनाए गए लड़ाई के प्लान पर असर डाले।
क्या मुझे लिटिल मैन को वापस बुलाना चाहिए? और फिर गावू। उसी समय आसमान में एक काली छाया छा गई, जिससे तुरंत तूफान आ गया। इस परछाई ने एक डरावनी दहाड़ निकाली, जैसे धनुष से निकला तीर। ये दूर से युद्ध के मैदान के ऊपर आसमान में उछला और फिर रोबोट कुत्तों को घेरे हुए लिजर्डमैन की सेना पर टूट पड़ा। लिजर्डमैन की पागलों जैसी चीख के साथ वे ऐसे गिर पड़े जैसे दुरांती से कटी हुई फसलें। वह सफेद आकृति जल्द ही लड़ाई के मैदान के बाईं ओर से उड़कर बीच के पास की दीवार पर आ गई और अपने नुकीले नुकीले दांतों और पंजों से दुश्मनों की लाइन पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसकी पतली पूंछ के हल्के से वार से भी छिपकली के आदमी या तो बह गए या सीधे खून से लथपथ हो गए। ये वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। लिटिल मैन के साथ मिलकर इसने आसपास के दुश्मनों को खत्म कर दिया, फिर लड़ाई के मैदान के दाईं ओर चला गया और वहां बड़ी संख्या में लिजर्डमैन को इकट्ठा कर लिया। योहो, तुम बिल्कुल सही समय पर आए, बाय। हालांकि यह साफ नहीं है कि शेल्टर में क्या हुआ, लेकिन बहादुर बाय ने सच में तुरंत। लिन यू ने देखा कि रोबोट कुत्ते पीछे की ओर जाने लगे थे। ये जानते हुए कि उनकी एम्यूनिशन मैगजीन खाली हो गई थी, उसने फ्लेयर गन उठाई। वूश, एक फ्लेयर से तेज रोशनी निकली जो दिन में भी चकाचौंध कर रही थी। लिटिल मैन की दहाड़ दूर तक गूंजी, ये समझकर कि यह पीछे हटने का सिग्नल है। जैसे ही रोबोट डॉग तेजी से वापस लौटे, लिटिल आइस लिजर्ड भी सिल्वर स्ट्रीक्स में बदल गईं और पोजीशन की सेंटर में लौट आईं। दूर से आ रही गड़गड़ाहट की आवाजें बता रही थी कि लिटिल मैन लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था और पीछे हट रहा था। जाहिर है, जो भी दुश्मन उसकी वापसी को रोक रहे थे, वे बड़े पंजे के जोरदार असर से चकनाचूर हो गए, कुचलकर मर गए या मीट पेस्ट में बदल गए। बाय की मदद से लिटिल मैन तेजी से दीवार के नीचे से इस जगह पर आ गया और लिन यू के पास वापस आ गया। आखिर में बाय ने एक और डाइव लगाए और इस जगह पर आने से पहले लगभग 100 लिजर्डमैन को मार गिराया। लिन यू ने तुरंत बाय, लिटिल मैन और लिटिल आइस लिजर्ड्स के खाने के लिए बहुत सारा खाना निकाला, जिससे उनकी एनर्जी फिर से भर गई। आइस लिजर्ड ऐसे जीव हैं जिन्हें खाना पसंद है और वे खाने से एनर्जी सोख सकते हैं, और बाय भी पूरा खाना खाने के बाद जबरदस्त ताकत दिखा सकता है। उसने शेर के सिर वाले भालू के मांस का एक छोटा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया और सोचने लगा कि क्या उसे जमीन पर पनाह लेनी चाहिए। मौसम बहुत ज्यादा गर्म था, धूप बहुत तेज थी और उसे पहले से ही बहुत ज्यादा सिर जलने जैसा महसूस हो रहा था। इसके अलावा सूरज की रोशनी से होने वाले ज्यादा तापमान से मशीन डॉग्स ओवरहीट हो सकते हैं और सिस्टम में गड़बड़ियां हो सकती हैं, जो अगर खराब हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। बूहे, पहले की तुलना में गड़गड़ाहट बहुत साफ थी। स्टेक का एक बड़ा टुकड़ा निगलने के बाद बाय और लिटिल मैन दोनों ने इधर उधर देखा। उन्होंने बहुत पहले ही यह हंगामा देख लिया था। लिन यू ने दोनों जीवों के सिर घूमते हुए देखे और आखिर में वे उसी जगह के बाईं ओर उतरे जहां वह पहले रुका था, एक पथरीली जमीन। ये देखकर लिन यू को तुरंत कुछ समझ आ गया। अरे, यह जमीन के नीचे है। कोई हैरानी नहीं कि कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय लगातार निकलने वाली आवाज के। रुको, आवाज को सतह तक पहुंचने के लिए एक चैनल की जरूरत होती है ना? ये चैनल कहाँ हो सकता है? जैसे ही वह सोच रहा था, लिन यू ने अचानक देखा कि लगातार धमाके की आवाजों के साथ जमीन अचानक उभर गई और बहुत सारे पत्थर लुढ़क कर नीचे आ गए, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धुआं और धूल ऐसे उठे जैसे हवा में धमाके के साथ फैल गए हों, जिससे विशाल नीले आसमान का आधा हिस्सा मिट्टी जैसा रंग गया हो। लिजर्डमैन सेना, जो फिर से इकट्ठा होकर दूसरा हमला करने के लिए तैयार थी, उसने भी वाइब्रेशन की वजह से अपनी बढ़त रोक दी और उस धुएं और धूल में अचानक एक बहुत बड़ी चीज दिखाई दी। जैसे ही धुआं और धूल छंटी, एक बहुत ही अजीब दिखने वाला बड़ा जीव युद्ध के मैदान के एक कोने में अपना असली रूप दिखा। सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हुए इसके नीले भूरे रंग के खोल ने लगभग 30 मीटर लंबे, फिर भी सीधे खड़े एक राक्षस को ढक लिया। इसका सिर एलियन जैसा लंबा था, जिसमें एक बड़ा, सिर सुन्न कर देने वाला मुंह था, जिसमें हजारों की संख्या में नुकीले दांत थे, जो किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते थे। सिर के पीछे आसमान की ओर फैली हुई कई सफेद लंटें तैर रही थीं, जबकि तुलना में छोटी पूरी तरह से लाल आंखों की जोड़ी ज्यादातर हड्डी के खोल में बंद थी, जो खोपड़ी के दोनों तरफ गहराई से धंसी हुई थी, लगभग दिखाई नहीं दे रही थी। उसके सीधे शरीर के नीचे, जो मोटे, मजबूत कवच से ढका हुआ था, मकड़ी जैसे 8 पैर थे, हालांकि वे मांसल होने के बजाय कवच वाले थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसके पास केकड़े जैसे 2 जोड़ी बड़े पंजे थे, जो बहुत तेज दिखते थे। ऊपर के पंजे मुड़े हुए थे, लंबे लग रहे थे, जो आगे की बाहों से जुड़े हुए थे, जबकि नीचे के पंजे कांटों से ढके हुए थे और उससे भी बड़े थे। इसका पूरा शरीर मजबूत,
ठोस कवच से ढका हुआ था, जिससे ये काफी डरावना दिख रहा था। पहले के बड़े जीवों की तरह ऐसा लगा जैसे यह अलग अलग जीवों का जुड़ा हुआ जमावड़ा हो, जो कई गुना बड़ा हो गया हो। बूहे! इस समय वह अपने लंबे पंजों की जोड़ी को उठाकर लिज़र्डमैन की दिशा में लहरा रहा था। अरे वाह, क्या ये कोई सहयोगी हो सकता है? गावू बाई को बहुत ज्यादा खतरा महसूस हुआ। उसने लिन यू को उस बड़े जीव से होने वाले खतरे के बारे में बताया, जो उसका कमांड भी मांग रहा था। बाई, देखो, इस तरह की चीजों से निपटने में असल में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस समय राक्षस को देखकर लिन यू को कोई तथाकथित डर या आश्चर्य महसूस नहीं हुआ, बल्कि उम्मीद की भावना हुई। वह विशाल जीव अभी अपना विशाल पंजा पास ही में दूसरी दिशा में लिज़र्डमैन की ओर मोड़ रहा था। क्या ये हरे रंग के स्केल्स से ढके इन जीवों पर हमला करेगा, या शायद बुआओ? इस तरफ नजर डालने के बाद वह बड़ा जीव अचानक फिर से दहाड़ा। उसके 8 जोड़ों वाले आर्मर्ड वाले बड़े पैर चलने लगे, सीधे लिज़र्डमैन की तरफ बढ़े। जैसे ही वह पास आया, लिज़र्डमैन के बीच और चीखें और दहाड़ें गूंजने लगी, और उन्होंने लिन यू की तरफ हमला करना बंद कर दिया, बल्कि अपनी सारी ताकत उस पर हमला करने पर लगा दी। उस बड़े जीव ने उन पर हमला करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जबकि उसने पहले ही दर्जनों लिज़र्डमैन को मार गिराया था। अपने सामने अचानक हुए बदलाव को देखकर लिन यू को अचानक समझ आ गया। यह विशाल जीव दुश्मनों का पता लगाने के लिए न तो सूंघने और न ही देखने पर निर्भर करता है, बल्कि सुनने पर निर्भर करता है। सुनने की शक्ति विकसित हुई। यह इलाका शुरू से ही शांत था, सिवाय उस समय के जब बाई ने धीमी आवाज में गुर्राया, जिससे उस बड़े जीव ने एक बार अपना सिर इस तरफ घुमाया। उसके बाद वह शोर मचाने वाले लिज़र्डमैन की तरफ पूरी तरह खिंच गया और आखिरकार उसी तरफ बढ़ गया। ये देखते हुए कि यह जमीन के नीचे से निकला है, ऐसा लगता है कि यह बड़ा जीव असल में अपनी सुनने की शक्ति पर ज्यादा निर्भर करता है, ठीक वैसे ही जैसे असली धरती पर जमीन के नीचे रहने वाले दूसरे जानवर करते थे। पहले यहाँ लड़ाइयाँ होती थीं और मशीन डॉग्स के आरपीजी रॉकेट लॉन्च करने के बाद शायद वह जीव जाग गया होगा और फिर वह ब्लास्ट क्रॉसबो कैरिजेरो का इस्तेमाल करके धमाके करता रहा, जिससे वह बड़ा जीव पूरी तरह जाग गया। उसकी बार बार की दहाड़ ने विरोध किया और आखिर में इसे और बर्दाश्त न कर पाने पर वह लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जमीन से बाहर निकल आया। ऐसा ही होना चाहिए। बाय मेंग, अब से कोई शोर मत करना, लिन यू ने छोटे बच्चों को बताया। उनकी दहाड़ उस जीव का ध्यान खींच सकती थी और वह लिज़र्डमैन को संभालने से पहले किसी दूसरे दुश्मन से निपटना नहीं चाहता था, भले ही उसके लिए काफी मैनेजेबल था। उसने तुरंत जमीन पर एक शेल्टर बनाया, सभी मशीन डॉग्स को स्टोरेज स्पेस में ले आया और शेल्टर में घुसने के बाद वह उन्हें एक एक करके बाहर ले गया ताकि उनके एमोबे को फिर से भर सके। बाय मेंग और दूसरी छोटी बर्फ की छिपकलियां भी आराम करने के लिए अंदर आ गईं। बाहर धूप बहुत तेज थी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। लिन यू ने बाई को सही मात्रा में बर्फ की धुंध छिड़कने का इशारा किया, जिससे ये 40 स्क्वायर मीटर का कमरा थोड़ा और आरामदायक हो गया। उसने कमरे के बीच में मोटी भेड़ की खाल बिछा दी। बाई और मेंग जमीन पर लेटे थे और पास में छोटी बर्फ की छिपकलियां भी। लिन यू ने मशीन डॉग्स के एमओबे को रेगुलर रीलोड करना जारी रखा, लगातार धूप में बाहर छोड़े गए नए मशीन डॉग्स को वापस शेल्टर में लाया और लगातार उन्हें प्रोग्राम किया। बेशक आरामदायक ठंडे तापमान का आनंद लेते हुए लिन यू ले बी की 2 बड़ी बोतलें निकालना नहीं भूली। बाई से उन्हें थोड़ा ठंडा करवाया और पीने के लिए कप में डाला। यह आराम की जिंदगी बाहर के गर्मागर्म युद्ध के मैदान से एकदम अलग थी, जहां वह बड़ा जीव लिज़र्डमैन सेना पर हमला कर रहा था। इस विशाल जीव का इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए कैसे नहीं किया जा सकता? लिन यू ने आखिरकार सभी मशीन डॉग्स को साफ कर लिया, पैर क्रॉस करके आराम से बैठ गया। ले बी का ठंडा कप पकड़े हुए वह आराम से बोला। धरती के कांपने के साथ साथ बहरा कर देने वाली दहाड़ें लगातार इस शेल्टर के अंदर तक पहुंच रही थी। लिन यू ने दरवाजे के बाहर का नजारा बड़ी दिलचस्पी से देखा, जब वह बहुत बड़ा जीव अपने बहुत तेज पंजों से छिपकलियों के ढेर को कुचलकर मार रहा था या उन्हें 2 टुकड़ों में काट रहा था। भले ही लिज़र्डमैन इकट्ठा हो गए और लगातार उस पर अलग अलग हथियार फेंकते रहे, लेकिन वे उसके बहुत मोटे खोल को नहीं तोड़ पाए, जैसे बूट से खुजली मिटाना। कई लिज़र्डमैन तितर बितर होकर भागने लगे। उनके खून और पसीने की गंध का इस विशाल जीव पर कोई असर नहीं हुआ। अजीब बात है, लिज़र्डमैन की चीखें और चीखें इस आवाज को पहचानने वाले बड़े जीव को लिज़र्डमैन के सेंटर की सेना की ओर बढ़ने के लिए चैलेंज करती रहीं। दरवाजे से टिककर लिन यू ने शेर के सिर वाले भालू का मांस खाया, टेलीस्कोप नीचे रखा और छिपकली लोगों की खूनी लड़ाई देखना बंद कर दिया।
कहना होगा कि अचानक से दिखे इस बड़े जीव ने सच में बहुत मदद की। लिजर्डमैन की संख्या उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी और उन्होंने सीधे बड़े हमलों के साथ साथ चुपके से हमला करने की टैक्टिक से उसका सामना किया, जिससे उसके पास कई अच्छे कार्ड होने के बावजूद कुछ रुकावट आई। अगर यह बड़ा जीव लड़ाई के मैदान में कोई गड़बड़ी नहीं करता तो वह पहले वाला तरीका इस्तेमाल कर सकता था, जैसे लिजर्डमैन को सबक सिखाने के लिए गैसोलीन से बहुत बड़ी आग लगाना, या बाय और लिटिल माइटी के डबल इम्पैक्ट के साथ साथ मशीन डॉग्स की गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके लड़ाई को जीत की ओर मोड़ सकता था। फिर भी इस बड़े जीव ने इस प्रोसेस को तेज कर दिया। चाहे लिजर्डमैन जमीन के नीचे खुदाई कर रहे हों या सभी दिशाओं में भाग रहे हों, उनका ग्रुप पूरी तरह से टूट जाएगा, जिससे उन्हें फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगता है यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है, लिन यू ने अपने पास बैठे बाई को थपथपाते हुए कहा। गावू, बाई सच में मौजूदा लड़ाई की स्थिति से कंफ्यूज था। शुरू में ये सिर्फ उनके और लिजर्डमैन के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अब जब बड़ा जीव भी शामिल हो गया है तो ऐसा लगता है कि उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। ये बड़ा जीव आवाज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जब तक यहाँ कोई तेज आवाज नहीं होती वे आराम से रह सकते हैं। हमें बस इंतजार करना होगा, लिजर्डमैन के पैनिक से उबरने का इंतजार करना होगा या फिर उस बड़े जीव को फुसलाना होगा। ओह, बिल्कुल जैसा प्लान किया था। लिन यू ने पाया कि यह विशाल जीव डरावना तो है ही, साथ ही कुछ चीजों से डरता भी है। लगातार जलते जंगल की तेज गर्मी से ऐसा लग रहा था कि यह असहज हो गया है। लिजर्डमैन का पीछा करते हुए जैसे ही वह पास पहुंचा, आग के किनारे को छूते हुए वह तेजी से दूसरी तरफ बड़ा चढ़ाकर चला गया, जैसे जल गया हो। लिन यू ने साइटिंग स्कोप उठाया तो देखा कि उस बड़े जीव का एक पैर भी आग से झुलस गया था और लाल हो गया था। असल में जब तक ये कार्बन बेस्ड जीव है तब तक आग का कोई डर नहीं है। वह बड़ा जीव लगातार दहाड़ता हुआ आग से दूर जा रहा था और आखिर में किले की दीवार की तरफ दौड़ा, जो लगातार उस पर तीर चला रही थी। उसके बड़े बड़े पंजे लगातार मजबूत दीवार पर मार रहे थे, जिससे धीरे धीरे दरारें पड़ रही थीं और पत्थर के टुकड़े भी गिरने लगे थे। ओह, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। लिन यू ने शुरू में सोचा था कि वह बाद में खुद ही इसे गैसोलीन बैरल से उड़ा देगा, लेकिन इस घटना ने उसकी मेहनत बचा ली। बड़ी संख्या में लिजर्डमैन अभी भी इसके चारों ओर हमला कर रहे थे। कोई असर न होने के बावजूद वे लगातार हमला करते रहे। पुची, ब्लैक स्पॉट और ग्रीन क्लॉ की लीडरशिप में कई छोटी आइस लिजर्ड्स आसपास की ढीली मिट्टी की तरफ दौड़ी और मौका मिलते ही हमला करने की कोशिश कर रहे लिजर्डमैन को मार गिराया। उनके लिए यह एक रूटीन काम बन गया है, आसान, तेज और कुशल। इस समय लिन यू ने सभी मशीन डॉग्स की मैगजीन भर दी और उनका बाहरी टेम्परेचर कम हो गया। बाय और लिटिल माइटी बहुत खाने के बाद अपनी हिम्मत वापस पा चुके हैं और उनमें लड़ने की भी बहुत इच्छा है। लिन यू ने टेलीस्कोप निकाला, दूर से लिजर्डमैन पर झपटते हुए उस बड़े जीव को देखता रहा और पाया कि उसने दीवार का एक हिस्सा पहले ही तोड़ दिया था। लेकिन वह सीधे अंदर नहीं घुसा, बल्कि अंदर से लगातार निकलते जलते तीरों की वजह से उसे धीरे धीरे बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा इसमें अभी भी धीरे धीरे यहाँ के करीब आने के संकेत दिख रहे हैं। भिखारियों ने बहुत कोशिश की। बर्निंग एरो का आइडिया पक्का लिजर्डमैन का नहीं था। अंदर माइनिंग कर रहे सर्वाइवर्स ने मुश्किल महसूस की और तुरंत खुद को बचाने के लिए उस आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिससे वह बड़ा जीव सबसे ज्यादा डरता था, ताकि उसे भगाया जा सके। कहना होगा कि इन भिखारियों का अपना तरीका है। गावू, बाई ने एक बार फिर लिन यू से लड़ने के लिए कहा, लेकिन लिन यू शांत रही। लिजर्डमैन अब उसकी पहले की सेना से लगभग 1/4 कम हो गए हैं और इस बड़े जीव ने अकेले ही 1/4 को खत्म कर दिया। बाकी आधे लिजर्डमैन अभी भी बहुत ज्यादा हैं, कुछ और मौतें इसे लगभग सही कर देंगी। बाय, थोड़ा और इंतजार करो। ओह, इसने दिशा बदल ली है। लिन यू ने देखा कि वह बड़ा जीव पहले ही दिशा बदल चुका था और लिजर्डमैन के एक ग्रुप के हमले और बहकावे में आकर सीधे यहाँ आ गया। लिजर्डमैन को ऐसा लगा कि विशाल जीव ने सुनकर हमला किया है, इसलिए वे सामने चिल्लाते रहे जैसे जान बचाने के लिए भाग रहे हों, और विशाल जीव को सच में गायब किया गया था और वह इस दिशा में भाग रहा था। ऐसा लगता है कि जब तक इस तरफ से कुछ रिएक्ट नहीं होता, लिजर्डमैन इस बड़े जीव को उसके सामने लाते रहेंगे और उसे यहाँ तबाही मचाने देंगे। तथापि लिजर्डमैन को उसकी असली ताकत का पता नहीं है। वे भोलेपन से मानते हैं कि सिर्फ एक बड़ा जीव ही उसे धमका सकता है। वे क्या सोच रहे हैं? बाय, ये लो, ये चीज सीधे इस पर डालो। लिन यू को लगा कि इन छिपकली वालों को सबक सिखाना जरूरी है।
उससे निपटने के लिए इतने बड़े दुश्मन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से एक बहुत बड़ी गलती थी। बाएं आसमान में उड़ गया, तेजी से नीचे झपटा और उस बड़े जीव पर गैसोलीन की 2 बाल्टी डाल दी, और जैसे ही वह गया, लिन यू का जलता हुआ क्रॉसबो तीर उस बड़े जीव की ओर तेजी से फटा। बूम! पहाड़ जैसी आग। जैसे ही ये तेजी से जली, इसने तुरंत उस बड़े जीव को पूरी तरह से घेर लिया, और जीव की आखिरी लड़ाई के साथ पास के लिजर्डमैन भी इन लपटों से छिटक गए और जल्दी ही आग के गोले बन गए। और ये आग के गोले आसपास के छिपकली आदमियों में फैल गए और ज्यादा छिपकली आदमियों को और ज्यादा आग के गोले में बदल दिया। आपको कॉपर ट्रेजर चेस्ट मिला है। आपको कॉपर ट्रेजर चेस्ट मिला है। आपने प्राप्त किया है। सिस्टम के प्रॉम्प्ट बजते रहे और लिन यू अब इस शेल्टर में आराम से इंतजार नहीं कर रही थी। 10 मशीन डॉग्स को एक साथ भेजा गया और लिटिल आइस लिजर्ड्स ने उनके साथ मिलकर युद्ध के मैदान में बचे हुए लिजर्डमैन को मार डाला। लिन यू सीधे उस एरिया में गया जहां सबसे घने कॉपर ट्रेजर चेस्ट थे और लगातार ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा करते हुए चार्ज कर रहे लिजर्डमैन को बंदूक से मार डाला। जल्द ही, जैसे ही उस बड़े जीव का कांपना बंद हुआ और वह आग की लपटों से घिर गया, उसके सामने एक प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट आ गया। बधाई हो, आपने उस बड़े जीव मकड़ी के आकार के आर्मर्ड बीस्ट को मार दिया। प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट मिला। बधाई हो, लगातार 3 बड़े जीवों को मारने के बाद आपको एयरड्रॉप रिवॉर्ड मिलने वाला है। यह आ रहा है। लिन यू ने तेजी से प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट अपनी जेब में रख लिया, फिर 2 लिजर्डमैन पर गोली चला दी जो उससे चेस्ट छीनने के लिए दौड़े। जैसे जैसे आग फैली, खजाने के बक्से जमीन पर गिरने लगे, जबकि मशीन डॉग्स ने आग से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे लिजर्डमैन को सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर दिया। गावू बाएं आसमान से नीचे उतरा। वह अभी अभी छिपकली के आदमियों की लहर से गुजरा था। लिन यू उसकी पीठ पर था। छोटा फियर्स उस बड़े जीव की बनाई दरार में घुस गया और दीवार के किले से घिरे नाइट्रेट ओर में घुस गया। इस गैप पर घात लगाने की कोशिश कर रहे कई भिखारियों को स्मॉल फियर्स की क्रूर मुट्ठियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया और लिन यू मरे हुए भिखारियों के बिखरे हुए स्टोरेज स्पेस को इकट्ठा करता रहा। अब तुम्हारी बारी है। लिन यू ने बाकी सभी मशीन डॉग्स को छोड़ दिया और जल्दी से प्रोग्रामिंग करने के बाद वे अंदर छिपकली और भिखारियों का शिकार करने के लिए खदान में घुस गए। मशीन डॉग्स भी मार काट में शामिल हो गए। लिटिल आइस लिजर्ड्स जमीन के नीचे छिपे लिजर्डमैन को लगातार काट रहे थे। स्मॉल फियर्स दुश्मनों को टुकड़ों में उड़ाता रहा और बाएं नीचे उड़ रहा था और बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए गए लिजर्डमैन की पूरी रेजिमेंट को खत्म करने के लिए झपट्टा मार रहा था। लड़ाई जारी रही। समय तेजी से बीत गया और शाम के समय आखिरी गोली की आवाज धीमी होने के साथ ही लिन यू ने नाइट्रेट माइन के अंदर और बाहर के सभी दुश्मनों को पूरी तरह खत्म कर दिया। चाहे लिजर्डमैन हो या भिखारी, उनकी बड़ी संख्या के बावजूद वे इस लड़ाई में पूरी तरह से तबाह हो गए और बिखर गए। हवा में खून की गंध फैली हुई थी और जमीन पर अनगिनत लाशें बिखरी पड़ी थी, जो दिखा रही थी कि इस लड़ाई से उन्हें क्या मिला, पूरी तरह हार। बाय छोटे फियर्स, तुम दोनों सभी भिखारियों की लाशें इकट्ठा करने की कोशिश करो और लिजर्डमैन के लिए उन्हें सीधे आग लगा दो। लिन यू ने अपने साथियों को आखिरी आदेश दिया। अब युद्ध के मैदान को साफ करने का समय आ गया था। लिन यू ने खोखली और शांत नाइट्रेट खदान पर नजर डाली, फिर एक ड्यून बगी में सवार होकर लिटिल आइस लिजर्ड्स के साथ दीवारों वाले किले के बाहर मुख्य युद्ध के मैदान की ओर बढ़ गया। हाथ में टॉर्च लेकर उसने जमीन पर पड़े लिजर्डमैन की लाशों को जलाया और कभी कभी खून के तालाबों में बचे हुए कॉपर ट्रेजर चेस्ट भी ढूंढ लिए। लिटिल आइस लिजर्ड्स ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की, साथ ही किसी भी दुश्मन के लिए भी अलर्ट रहे जो अचानक जमीन से निकल सकता था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। एक भी लिजर्डमैन जमीन के नीचे से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस लड़ाई में लिजर्डमैन को 5000 से ज्यादा का नुकसान हुआ और लगभग 200 भिखारियों का सफाया हो गया। लिजर्डमैन और बेगस के लिए ये लड़ाई एक शर्म की बात थी, डर और दहशत का कारण थी, एक कठोर सबक जिसने उन्हें सिखाया कि लिन यू को सीधे चुनौती न दें। 783 कॉपर ट्रेजर चेस्ट, 13 सिल्वर ट्रेजर चेस्ट और 209 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस। इस बार की फसल सच में शानदार है। पहले से ही काफी बड़े स्टोरेज स्पेस के अलावा लिन यू को एहसास हुआ कि अब उसके पास 824 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस है। 824 क्यूबिक मीटर, ये कितना बड़ा है। स्टोरेज स्पेस में नाइट्रेटोर की 1232 यूनिट, हर तरह का खाना और दूसरी चीजें थी, साथ ही लड़ाई के मैदान से बचे हुए कई तरह के हथियार भी थे। लिन यू ने उन सभी को स्टोरेज स्पेस में इकट्ठा किया और सीधे सर्वाइवल पॉइंट्स मॉल में उन्हें सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए एक्सचेंज कर दिया। इन चीजों का उसके लिए बहुत कम इस्तेमाल है।
वो खुद लोहे के ब्लॉक माइन कर सकता है और इन टूटे हुए हथियारों के बजाय वो उन्हें सर्वाइवल पॉइंट से बदल सकता है। पूरे बैटलफील्ड का चक्कर लगाने और यह कंफर्म करने के बाद कि कोई कॉपर ट्रेजर चेस्ट नहीं बचा है, लिन यू को ये जानकर खुशी हुई कि आज का फायदा सिर्फ एक बड़ा नाइट्रेट और ही नहीं था, बल्कि उसने बहुत सारे रिसोर्स भी हासिल किए थे। ठीक है, आज की फसल काफी अच्छी है। शियाओ मेंग, आज रात तुम इस नाइट्रेट और साइट की रखवाली कर सकती हो। तुम रहने के लिए कोई भी शेल्टर चुन लो, कैसा रहेगा? बुआओ, जियाओ मेंग लिन यू के फैसले से बहुत खुश लग रही थी। ये लड़ाई का दीवाना आज सच में बहुत खुश था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लिजर्ड मैन वापस आ सकता है और वह एक और लड़ाई का इंतजार कर रहा था। ब्लैक स्पॉट और ग्रीन क्लॉ, तुम्हें भी लिटिल आइस लिजर्ड्स के साथ यही रहना चाहिए ताकि जियाओ मेंग की मदद कर सको, बस किसी भी हालत में। लिन यू लापरवाह नहीं हो सकती थी। हालांकि मशीन डॉग्स काफी मजबूत थे, लेकिन रात में उनका असर कुछ कम हो गया था। शायद मुझे पिछले अपग्रेड के दौरान नाइट विशन डिवाइस लगवा लेने चाहिए थे। लिटिल आइस लिजर्ड्स के सेंस तेज होते हैं, वे बहुत तेज होती हैं और अपने छोटे साइज के साथ उनमें जियाओ मेंग से भी ज्यादा फुर्ती होती है। ये जगह उनके लिए छोड़ना असल में काफी सुकून देने वाला था। लिन यू नाइट्रेट और वाली जगह पर वापस आया। उसने पास बने 6 शेल्टर इकट्ठा किए, उन्हें शेल्टर डिजाइन मैप में बदला और फिर जमीन पर 6 आपस में जुड़े शेल्टर बनाए। ये 240 स्क्वायर मीटर की जगह जियाओ मेंग और दूसरों के लिए मौज मस्ती करने के लिए काफी थी। इसके बाद उन्होंने किसी भी स्थिति के लिए यहाँ बहुत सारा खाना और पानी छोड़ दिया। उसके पास जितने भी मशीन डॉग थे, उसने उन्हें यही छोड़ दिया और कोई भी नहीं ले गया। मशीन डॉग्स का काम सिर्फ रखवाली करना ही नहीं था। अगली सुबह सूरज उगते ही वे इस बड़े नाइट्रेट और साइट पर भिखारियों का काम दोहराते और को लगातार माइन करते, जिससे वो पूरी तरह से उनका हो जाता। इन्हें अरेंज करने के बाद लिन यू टूटी हुई किले की दीवार के पास गया और यहाँ एक एलॉय गेट बनाया, जिससे जियाओ मेंग और बाकी लोग अपनी मर्जी से आ जा सकें। बाय, अब तुम वापस उड़कर जा सकती हो। मैं जानना चाहता हूँ कि शेल्टर में क्या हुआ था। लिन यू यह नहीं भूली कि बाई को शेल्टर से आने में काफी समय लगा था और वह लड़ाई में बीच में ही शामिल हुआ था। शुरुआती प्लान के अनुसार बाई को पहली जांच वाली लड़ाई के बाद वापस लौट जाना चाहिए था। क्या लिजर्डमैन और भिखारियों ने शेल्टर पर हमला किया? लिन यू ने बाई से पूछा, ये जानने के लिए उत्सुक कि लिजर्डमैन ने क्या किया। गावू, हालांकि बाई ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, क्या लिजर्डमैन और भिखारियों ने शेल्टर पर हमला नहीं किया था? फिर ऐसा क्या हुआ कि बाई को इतनी देर हो गई? लिन यू बाई की पीठ पर चढ़ गया और जल्द ही बाई ने अपने पंख फैलाए, जोर से फड़फड़ाए और आखिरकार लिन यू को आसमान में ऊपर ले गया। क्षितिज पर सूर्यास्त नारंगी रंग में चमक रहा था और रोशनी कम होने के साथ ही जमीन पर नजारा धुंधला हो गया। लिन यू ने दूर शेल्टर की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा। असल में क्या हुआ? अगर ये लिजर्डमैन और भिखारियों का हमला नहीं है, तो क्या ये दूसरे सर्वाइवर्स का हमला हो सकता है? धीरे धीरे धुंधली रोशनी गायब हो गई। जैसे ही धूप की आखिरी किरण गायब हुई, बाई आखिरकार लिन यू को शेल्टर के ऊपर आसमान में वापस ले आया। यह जमीन के पास झपटा और लैंड किया, और जैसे ही लिन यू के पैर जमीन पर पड़े, उसने तुरंत नाइट विशन डिवाइस लगा लिया। रात अभी अभी हुई थी और चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लिन यू को उतरते ही पसीना आने लगा। ये खराब मौसम, क्या ये हमें जिंदा उबालने की कोशिश कर रहा है? लिन यू शिकायत किए बिना नहीं रह सकी। आधी रात को तो ये हाई टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना? क्या दूसरी दुनिया में इलेक्ट्रिक हीटर पंखा लगा है? लिन यू ने आसपास देखा और कई लिजर्डमैन की लाशें देखी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, जिसमें कई लिजर्डमैन की लाशें बेतरतीब पड़ी थी, लेकिन 30 या 40 से भी कम। उनसे एक खराब गंध की लहरें निकल रही थी, जिससे उसे बहुत उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। ज्यादा तापमान की वजह से लाशें तेजी से सड़ने लगी और नेचुरली अनगिनत छोटे कीड़े उन्हें जल्दी से सड़ाने के लिए खींचे चले आए। जैसे ही लिन यू पास आया, ये छोटे कीड़े तेजी से भाग गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। उसने फिर से इधर उधर देखा और पाया कि शेल्टर के दरवाजे के बाहर असल में बस इतने ही लोग थे। बाय और लिटिल ल्यूजी और होंग जियान के लिए ये संख्या ज्यादा मायने नहीं रखती थी, इसे कुछ ही मिनटों में सुलझाया जा सकता था, और बाय को इतनी देर करने की वजह ये नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए, बाय, आपको ऐसी क्या मुश्किल आई कि आपका इतना समय लग गया? लिन यू ने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, और लिटिल ल्यूजी और होंग जियान भी शेल्टर से बाहर भागे। उनके दिखने से
लिन यू को कुछ भी अलग नहीं लगा, नहीं उन्हें कोई चोट लगी थी। लेकिन कहीं से एक अजीब सी गंध आ रही थी जिससे वो परेशान हो गया, और वह गंध कुछ जानी पहचानी थी, जैसे उसने पहले भी कहीं इसे सूंघा हो। लिन यू ने लिजर्डमैन की लाशों को टॉर्च से जलाया और उनमें तुरंत तेज आग लग गई, जिससे बड़ी मात्रा में छोटे कीड़े जल गए और खजाने के ढेर बाहर निकल आए। लकड़ी के खजाने के बक्से परेशानी वाले होते हैं। अभी तक खोले जाने वाले हजारों कॉपर ट्रेजर चेस्ट के बारे में सोचकर लिन यू को गुस्सा आया, और अब वहां लकड़ी के भी काफी सारे थे, ये बहुत ज्यादा था। जब उसने बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार डाला तो 100% एक्सप्लोजन वाला ट्रेजर चेस्ट सिस्टम उसके लिए परेशानी बन गया। गावू इस समय बाय अचानक धीरे से दहाड़ा और दूसरी दिशा में चला गया, और लिन यू उसके पीछे पीछे एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो इस रेगिस्तान में काफी खास थी। बैल धोने वाला सर्प ड्रैगन कंकाल, क्या यहाँ कुछ है? रुको, वह क्या है? लिन यू आगे बढ़ता रहा, बैल वाहक सर्प ड्रैगन के कंकाल तक। वह अजीब गंध और भी ज्यादा साफ हो गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। लेकिन उसके सामने जमीन पर पड़ी चीजों के ढेर से लिन यू को समझ आ गया कि असल में क्या हुआ था। जहरीला आसमानी ड्रैगन और बड़ा भरिंग और तूफानी उड़ने वाली छिपकली, ये चीजें यहाँ कैसे पहुंच गईं? ऑक्स करियर सरपेंट ड्रैगन के बड़े कंकाल के अलावा दर्जनों मॉन्स्टर की लाशें थीं, जिनमें से ज्यादातर स्टॉर्म फ्लाइंग लिजर्ड और बड़ी मकड़ियां थीं, और एक जायंट बीटल और एक पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन की थी। ये गंध जहरीले सेलेस्टियल ड्रैगन के शरीर से आ रही थी, और ये लगभग आंखों में चुभ रही थी। इसके अलावा लगातार ज्यादा तापमान की वजह से बदबू और तेज हो गई। अगर जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो और भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। ये ऐसी चीजें थी जो साफ तौर पर इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी लाशें सच में यहीं छोड़ दी गईं। बाय, क्या तुम लोगों ने इन्हें खत्म कर दिया? हालांकि लिन यू जानता था कि बाय और बाकी लोग वाकई काफी ताकतवर हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इन मॉन्स्टर्स को पूरी तरह खत्म कर देंगे, जो काफी हैरानी की बात थी। गावू, बाय ने सिर हिलाया। इसने और लिटिल आइस लिजर्ड्स ने मिलकर अच्छा काम किया। इन मॉन्स्टर्स को कई घंटों तक यहाँ तक खींचा, आखिर में उन्हें मारने में बहुत मेहनत लगी। फिर भी जहरीले सेलेस्टियल ड्रैगन को हराने के बाद, जिससे वह पहले अकेले नहीं लड़ सकता था, बाय काफी उत्साहित था। ये मॉन्स्टर जो दिख रहे हैं वे जरूर लिजर्डमैन से जुड़े होंगे, लेकिन एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट पहले से ही लोहे के ब्लॉक से सील था, इसलिए ये जरूर आए होंगे। लिन यू ने चारों ओर देखा और जल्दी से ऑक्स करियर सरपेंट ड्रैगन के विशाल कंकाल के ठीक बगल में एक जंग लगा हुआ प्राचीन सीक्रेट रियल गेट ढूंढ लिया। इन बड़ी हड्डियों को पार करते हुए लिन यू को ऐसा लगा जैसे वह किसी अजीब दुनिया में आ गया हो। इस अजीब दुनिया का अंत नमी और खराब हालत के बीच खड़ा एक दरवाजा था। वह सीधे इस पुराने गेट तक गया और उसे ध्यान से देखने लगा। पिछली बार की तरह जब ये सीधे पेरिस सबवे स्टेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा था, तो यह एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट भी मेटल का था, आम लकड़ी के गेट से अलग, और इसके अलग मटेरियल ने इसे खास बना दिया था। पिछली बार पेरिस सबवे स्टेशन, उसके प्लेटफॉर्म और बाहर की दुकानों में भी उसे बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन कई मॉन्स्टर्स का भी सामना करना पड़ा। मौके और खतरे एक साथ थे। उस समय उसके पास जो ताकत थी वह अब उससे बहुत कम थी। अभी की ताकत से वह पूरा एफिल टावर तोड़कर वापस ले सकता था। गेट के पास 2 लिजर्डमैन की लाशें पड़ी थीं, हर एक की गर्दन पर 2 या 3 गहरे कट के निशान थे। ये बेशक लिटिल आइस लिजर्ड्स के थे, जो जानलेवा हमला लग रहा था, क्योंकि लिजर्डमैन की लाशों पर लड़ाई का कोई निशान नहीं था। ये खून सच में बहुत ज्यादा है, आसपास की हर जगह। जिस दिशा में लिजर्डमैन की लाश गिरी थी और जिस दिशा में जीव आगे बढ़ रहे थे, उससे लगता है कि ये दरवाजा ही वह जगह है जहां से वे आए थे, इसमें कोई शक नहीं। आमतौर पर ऐसा होता था कि जब वह आसपास नहीं होता था तो लिजर्डमैन उसका फायदा उठाते थे। ठीक पिछली बार की तरह वे एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट में घुस जाते थे और अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को इस दूसरी दुनिया में ले जाते थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस शेल्टर को खत्म करने की कोशिश करते थे। बदकिस्मती से उनकी कोशिशें एक बार फिर बेकार गईं और उन्हें बाय और दूसरों ने आसानी से हरा दिया। गावू, इस समय बाय ने लिन यू को याद दिलाया कि वापस जाने का समय हो गया है। रेगिस्तान और आसमान में म्यूटेंट जीवों की आवाजें धीरे धीरे बढ़ती गईं। अगर कुछ नहीं किया गया तो ये जगह उनकी दावत का सेंटर बन जाएगी, जहां जमीन पर पड़ी लाशों के मांस के टुकड़ों पर लड़ाई होगी और वे उन्हें खाएंगे। इन लाशों के पास लिन यू और उसके साथ ही इन रात में पागल राक्षसों के लिए एपेटाइजर बन जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। हम यहाँ जो चीजें ले जा सकते हैं।
लिन यू ने कहा और जल्दी से पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन और जायंट बीटल की खाल उतारकर उन्हें स्टोरेज स्पेस में रख दिया। बाकी लाशों को बाय ने पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन के पास घसीटा और इन लाशों को जलाने के लिए लिज़र्डमैन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। तेज आग आसमान में उठ गई और लिन यू एक बार फिर पुराने सीक्रेट दायरे के गेट की तरफ चला गया। उसे लोहे के ब्लॉक की दीवार से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। फिर आखिर में बाय और छोटी बर्फ की छिपकलियों के साथ शेल्टर में लौट आया। हालांकि वह सच में लिज़र्डमैन के खून और पसीने का इस्तेमाल करके अपने पास आने की कोशिश करने वाले किसी भी म्यूटेंट जीव से बच सकता था, लेकिन अब वह सच में थक गया था और अब और कुछ नहीं करना चाहता था। खास एंशिएंट सीक्रेट रेल गेट को भी अब लोहे की दीवार से सील कर दिया गया था, इसलिए लिज़र्डमैन जो कुछ भी करना चाहते थे वह कुछ समय के लिए बेकार हो गया। लिन यू को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि कोई मॉन्स्टर आधी रात में इस शेल्टर में घुस आएगा, इसलिए ये कुछ समय के लिए सुरक्षित था। बाय, लगता है तुम सब भी एक बड़ी लड़ाई से गुजरे हो। लिन यू को अभी अभी देखी गई बड़ी संख्या में मॉन्स्टर की लाशें याद आई और वह समझ गया कि नाइट्रेट ओर के पास मुख्य बैटलफील्ड तक पहुंचने में बाय को आधे दिन की देरी क्यों हुई। बाय ने सिर हिलाया और लिन यू की दी हुई म्यूटेंट भेड़ की भुनी हुई पसलियां गटक लीं। उसने मांस और हड्डियों को धीरे धीरे चबाया और फिर सब निगल लिया। बार बार लंबी दूरी तक उड़ने से भी उसे काफी थकान महसूस हुई और 2 लड़ाइयों से गुजरने के कारण उसकी दिमागी थकान काफी ज्यादा थी। लिन यू सोफे पर बैठा, बाय को खाना खत्म करते हुए देखा और फिर भेड़ की खाल की चटाई पर लेटकर आंखें बंद करके आराम किया। उसे उस छोटे बच्चे के लिए थोड़ा दुख हुआ। असल में जैसे जैसे लिज़र्डमैन, भिखारियों और उसके बीच लड़ाई बढ़ती गई, हाल की लड़ाइयां सच में ज्यादा होने लगी और उड़ने और लंबी दूरी तक चलने के मामले में ये बाय पर ज्यादा निर्भर हो गया, जिससे बाय और भी जरूरी हो गया और छोटा बच्चा भी ज्यादा बिजी और थका हुआ हो गया। ऐसा जारी रखना मुमकिन नहीं लगता, लेकिन इसके ज्यादा दूसरे तरीके नहीं हैं। बीच बगी कितनी तेज चल सकती है? रेगिस्तान में तो ठीक है, लेकिन अगर पहाड़ या जंगल जैसी खास जगहें हैं तो बीच बगी की मोबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। भले ही वह पिकअप ट्रक ठीक हो जाए, सड़कें तो होंगी ही। कारों की मरम्मत, फिर सड़कें और शेल्टर बनाने की जरूरत है। रोबोटिक कुत्तों की संख्या भी बढ़ानी होगी। माइनिंग फील्ड और नाइट्रेट ओर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और नेचुरल सल्फर और माउंटेन की तरफ एक सड़क बनाने की जरूरत है। लिन यू को एहसास हुआ कि उसके पास सच में बहुत कुछ करने को है। जैसे जैसे उनकी लड़ने की ताकत धीरे धीरे मजबूत होती गई, बेसिक बनावट पीछे छूटती गई। मैन पावर की बहुत ज्यादा कमी है। हाँ, एक आदमी सब कुछ संभालने के लिए काफी नहीं है। कोई अच्छा जवाब सोचना होगा। लिन यू सोफे पर धंस गई और ध्यान से सोचने लगी, लेकिन उसे नींद भी आती रही। उसने 1 कप आइस्ड कॉफी बनाए, उसे एक ही बार में पी गया और आधी रात तक पीने का इरादा किया। तब तक सिस्टम इस बार की ट्रिपल डिजास्टर की भी घोषणा कर देगा, जिसे मिस नहीं करना चाहिए। आपदा की सही जानकारी थोड़ी पहले से होने से पहले ही उससे निपटने के उपाय भी किए जा सकते हैं। हालांकि यह उच्च तापमान वाला मौसम ये भी संकेत दे सकता है। एक दिन में कई ट्रिप और नाइट्रेट ओर में एक बड़ी लड़ाई के बाद इस समय कैफीन भी लिन यू की नींद को रोक नहीं सका। अनजाने में ही वह नर्म और आरामदायक सोफे पर सो गया और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। इस बीच दूसरी दुनिया में सभी बचे हुए लोग करवटें बदल रहे थे। रात का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से सो नहीं पा रहे थे। कुछ को तो आराम करने के लिए अंडरग्राउंड खंडहरों या सीक्रेट दायरे में कुछ ठंडी जगहें ढूंढनी पड़ी। जानलेवा खतरे के बावजूद उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। आखिर इतनी ज्यादा गर्मी में किसी इंसान के लिए नॉर्मल दिमाग बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। रात बहुत लंबी थी। सभी को उम्मीद थी कि यह असहनीय गर्मी वाला मौसम थोड़ा जल्दी बीत जाएगा और रेगिस्तान में एक कम घने जंगल के पास एक नया रिफ्यूजी विलेज बन गया। ऊंची और मोटी दीवारों पर कुछ सर्वाइवर पहरेदार लगातार गश्त कर रहे थे। लिज़र्डमैन के खून और पसीने की वजह से लिन यू के अलावा वे ही इस दूसरी दुनिया में रात में बाहर जा सकते थे। दीवारों के अंदर दर्जनों नए पत्थर के शेल्टर थे जो जमीन के नीचे जुड़े हुए थे और एक साथ मिलकर एक पूरे घर का निर्माण करते थे। उनमें सबसे लंबे समय तक लीडर फे यू नए बने रिफ्यूजी विलेज के अलग अलग मामलों को सही तरीके से संभाल रहा था और गांव के अंदर बचे हुए लोगों को लगातार ऑर्डर दे रहा था। किसी अनजान जगह पर रिफ्यूजी गांव बनाना सच में एक मजबूरी भरा कदम था। फे यू और दूसरों की गलत हैंडलिंग की वजह से उनका असली रिफ्यूजी विलेज छिपकलियों और भिखारियों के सामने आ गया था और रात में लगभग 1000 दुश्मनों ने हमला किया था। अगर लिन यू की मदद और गांव के सभी सर्वाइवर्स की मिलीजुली कोशिशें न होती
तो कल रात उनका अंत हो गया होता। एक दिन की लंबी ट्रैकिंग के बाद वे आखिरकार घाटी के पास अपनी असली जगह से पहाड़ के नीचे इस इलाके में आ गए और उन्होंने एक दिन के अंदर ही नया रिफ्यूजी विलेज सफलतापूर्वक बसा लिया। दीवारें और शेल्टर दोनों पूरी तरह से लग गए थे। भले ही सब थक गए थे, फेयू ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। अपने नीचे काम करने वालों के जोश भरे अनुरोध पर उसने सबसे पहले एक टीम को बाहर पहली पहरेदारी करने के लिए भेजा। उसने डिजास्टर अलर्ट आने पर उन्हें बदलने का प्लान बनाया। गार्ड के हाथों में लोहे के क्रॉसबो ने कम से कम रात के लिए इस बड़े रिफ्यूजी विलेज की सुरक्षा पक्की कर दी। लीडर, क्या आपने बॉस से संपर्क नहीं किया? मेरा मतलब है, क्या आप अभी तक लिनयू तक नहीं पहुंचे हैं? उसका सबऑर्डिनेट फू मिंग आया और उसने फेयू को एक कप पानी दिया। ये लीडर, जो अचानक ज्यादा भरोसेमंद लगने लगा था, उसने आज के माइग्रेशन के दौरान दूर की सोच और कई तरह की सोच भी दिखाए और आखिरकार इस जगह पर बस गया, जो असल में लिनयू के शेल्टर से ज्यादा दूर नहीं है, कम से कम पहले से ज्यादा पास तो है ही। इसके अलावा वे पास के पहाड़ पर निर्भर थे, जिससे डिफेंस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। नहीं, हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ। लिनयू बहुत बिजी होगी। फू मिंग, हर शेल्टर में जाओ और पहले बुजुर्गों और बच्चों को आराम करने दो। नया फर्नीचर या कुछ भी बनाने में जल्दबाजी मत करो, कल बहुत समय है। और साथ ही सबसे कहो कि वह सामान लगा दो, खिड़कियां खोलो और आराम करो, यह मौसम दम घुटने वाला है, बहुत खतरनाक है। हाँ, फू मिंग जल्दी से ऑर्डर पूरा करने के लिए बेसमेंट में चला गया। आखिरकार अपने नीचे काम करने वालों को निर्देश देने के बाद फेयू ने अपने हाथ से खुद को पंखा किया और वर्ल्ड चैनल पर नजर डालने का मौका लिया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके मूव के दौरान कोई बड़ी घटना हुई थी। क्या ये कैसे संभव है? वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वर्ल्ड चैनल पर हर कोई आने वाले डिजास्टर अलर्ट के बारे में नहीं, बल्कि एक बड़ी घटना के बारे में बात कर रहा था, जिसके बारे में कई लोगों ने तस्वीरों और टेक्स्ट के जरिए बताया था, जो दावा कर रहे थे कि वे अब भिखारी नहीं रहे। दिन में लिजर्डमैन के कब्जे वाली एक बड़ी माइन पर लिनयू ने हमला किया। लिजर्डमैन ने बचाव और जवाबी हमले के लिए लगभग 10,000 लोगों की बड़ी फौज तैनात की और भिखारियों ने भी लगभग 1,000 लोगों को तैनात किया। नतीजा, लिनयू ने बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक बड़े जीव को कमांड करके लिजर्डमैन की लगभग 90% सेना को खत्म कर दिया। भिखारी घबराकर भाग गए, लेकिन लगभग 200 लोग पीछे छोड़ गए और उस बड़े जीव को आखिरकार लिनयू ने आसानी से चकनाचूर कर दिया और खत्म कर दिया, आग की लिपटों में कोयला बन गया। एक व्यक्ति के साथ उसने 10,000 की सेना को हरा दिया। यह महान उपलब्धि लिनयू ने हासिल की। रात बहुत लंबी है। आसमान में एक कोने में सुनहरे डिस्क जैसे 2 चांद हैं, जो इस दूसरी दुनिया पर अपनी डरावनी चमक डाल रहे हैं। इस दूसरी दुनिया की 31वीं रात को, जो 32वें दिन में आने ही वाली है, अनगिनत सर्वाइवर्स इस पल के आने का इंतजार कर रहे हैं। 3 गुना आफ्त। इस बार सिस्टम ने आफ्त की मुश्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इन कुछ दिनों के ज्यादा तापमान से ऐसा लगता है कि यह आफ्त जरूर गर्म मौसम से जुड़ी है। और ज्यादा तापमान से और किस तरह की मुसीबतें आएंगी। बचे हुए लोग आजकल सीक्रेट रेल के बीच लगातार आते जाते हुए रिसोर्स इकट्ठा करने में बिजी हैं। जैसे जैसे समय बीता, सर्वाइवर्स धीरे धीरे कलेक्शन और एक्सप्लोरेशन के लिए ढल गए और उनकी सर्वाइवल और कॉम्बैट एबिलिटी लगातार मजबूत होती गई। कुछ छोटे रिफ्यूजी गांव अपने आप बड़े गांवों में मिल गए हैं और इन मर्ज से रिफ्यूजी टाउन बन गए हैं, जिससे वहां जमा हुए सर्वाइवर ज्यादा मजबूत और स्टेबल हो गए हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पावर, खासकर अब जब इंसानियत बार बार आने वाली मुसीबतों से गुजरकर आगे बढ़ी है, सर्वाइवर्स की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिससे रिफ्यूजी टाउन पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हाल की आपदाओं ने बार बार सर्वाइवर्स की आपदा से लड़ने की क्षमता को मजबूत और स्थिर किया है। सब कुछ पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। आखिरकार, चाहे भूकंप हो, तूफान हो या मूसलाधार बारिश और बाढ़ हो, इंसानियत ने इनसे बार बार पार पाया है और हर बार और मजबूत हुई है। लोगों के बीच कनेक्शन मजबूत हो गए हैं और बातचीत ज्यादा हो गई है। बाकी बचे 2 अरब से भी कम लोगों में उम्मीद नाम की भावना उभरने लगती है और ये उस व्यक्ति की हर कामयाबी के साथ और मजबूत होती जाती है। लेकिन इसके बावजूद 3 गुना बड़ी मुसीबत अभी भी कई लोगों को परेशान करती है। लिनयू का लगभग 10,000 लिजर्डमैन और भिखारियों की बड़ी माइनिंग साइट को तोड़ना और उस पर कब्जा करना और सोच से भी ज्यादा दुश्मनों का सफाया करना पूरे सर्वाइवर कम्युनिटी के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। पिछली बिजली के तूफान और हरिकेन की आपदा के दौरान
लिन यू की छोटी सी गाइड ने सच में कई सर्वाइवर्स को आपदा से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस मुसीबत के लिए वह क्या कर सकता था? गैस्ट्रल, मैं लिन यू के लिए सबकी तारीफ में दखल देना चाहता हूँ। फोकास 40 मिनट में आएगा। क्या किसी को इस मुसीबत की खास बातों का कोई आइडिया या अंदाजा है? अंदाजा लगाओ यार, बस इतना कह दो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? कौन अंदाजा लगा सकता है कि सिस्टम क्या मुसीबत लाएगा, जैसे पहले वालों ने लगाया था? किसने अंदाजा लगाया था? सबको तो सिर्फ अंदाजा लगने पर ही पता चलता है ना? असल में मेरा अंदाजा है, सबने महसूस किया होगा, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, रात में 30 डिग्री से ज्यादा, और हवा भी नहीं चल रही। ऐसा हमने पहले कब देखा है? मुझे लगता है कि मुसीबतें इसी गर्मी से जुड़ी हैं, या मैं कह सकता हूँ 3 मुसीबतों में से एक है ज्यादा तापमान। बात तो समझ में आती है, ये गर्मी बहुत ज्यादा है। हमारे रिफ्यूजी विलेज के 3 लोगों को दिन में सामान इकट्ठा करते समय हीट स्ट्रोक हो गया, जिसमें कल के 2 लोग भी शामिल हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी का काफी नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा तापमान। हमारे कावेरी देश की बात करें तो एक दिन ऐसा भी हुआ था जब कारों की टेल लाइटें भी पिघल गई थी। किसी की बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया, सैकड़ों लोग गर्मी से मर गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमारे ट्रॉपिकल देश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हीट स्ट्रोक सर्दी लगने जैसा नहीं है? जहां तक मुझे पता है, हीट स्ट्रोक उतना डरावना नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक जिसमें मौत की दर बहुत ज्यादा होती है, सबसे डरावना है। सच में एयर कंडीशनिंग की कमी खलती है। अगर हम धरती पर होते तो हम अभी सेंफू पैच लगा रहे होते। मैं अभी शर्टलेस हूँ और मैंने बड़े पेड़ के पत्तों से एक पंखा बनाया है, और मैं आपको बता दूं, ये बहुत कूल है। अगर कुछ तरबूज होता तो जिंदगी, अरे सच में आरामदायक होती। ऊपर वाले सर, जल्दी से आराम करने के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढो। क्या तुम खुद को लिन यू समझते हो? तरबूज की बात करें तो तरबूज खाना तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल है। असल में सिर्फ लिन यू ही तरबूज खा सकती है, ठंडा पानी पी सकती है, और आग में सो सकती है। धत तेरे की, जलन हो रही है। ईर्ष्या, ईर्ष्यालु जोड़ 10086। रात की उमस भरी गर्मी इन लोगों को चैन की नींद नहीं लेने देती, और जैसे जैसे आपदा का अनुमान लगने का समय पास आता है, वे अपनी सारी एनर्जी आपदा से जुड़े टॉपिक पर चर्चा करने में लगा देते हैं, और लिन यू का नाम हमेशा उनके दिमाग में रहता है। असल में आपदाओं और लिन यू पर चर्चा ने धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड चैनल और हर ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एनालिसिस, बहस, दोहराव। ये लोग पागलपन की हद तक अपनी एनर्जी खत्म कर देते हैं, और जैसे ही समय आखिर के 60 सेकंड पर पहुंचता है, वे सब एक साथ बात करना बंद कर देते हैं। बस कुछ ही लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। दूसरी दुनिया में सबसे शांत 60 सेकंड के बाद सभी ने एकमत होकर सिस्टम पैनल को बुलेटिन बोर्ड पर स्विच कर दिया। लेकिन ऊपर लिखे शब्दों ने सभी को बहुत झकझोर दिया। आपदा बेरहम और डरावनी होती है। तीनों में से कोई भी अकेले ही सर्वाइवर्स को कभी न खत्म होने वाले डर और चिंता में डालने के लिए काफी है। और अगर ये तीनों आपदाएं एक साथ आ जाएं, तो उनके बीच क्या चेन रिएक्शन होगा? अगर शुरू में सिस्टम ने दया दिखाई थी, तो इस बार वह गंभीर लग रहा है। अनगिनत लोगों की रातें बिना सोए गुजरी। सर्वनाश कैलेंडर, दिन 31। आपने एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाया है, जो आपको रहने के लिए आरामदायक और मजबूत जगह देता है। अलॉय शेल्टर दूसरी दुनिया में आपका सबसे बड़ा गढ़ है, और 3 नाइट्रेट्स माइंस के पास के शेल्टर आपके वेयरहाउस और बेस का काम करते हैं, जिससे आपको बड़ी मात्रा में सामान स्टोर करने की सुविधा मिलती है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 2114। आपने 5 साल से ज्यादा जिंदा रहने के लिए काफी पीने का पानी और खाना जमा कर लिया है। बधाई हो, अब शेल्फ लाइफ के मामलों पर विचार करने का समय है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 2011। आपने 4 वेजिटेबल ग्रीन हाउस बनाए हैं, और आपके पास बहुत सारे सॉइललेस कल्टीवेशन किट हैं, जो आपकी उगाई गई सब्जियों और फलों से लगातार न्यूट्रिशन सप्लाई पक्का करते हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 699। आप अभी दुनिया के सबसे अच्छे सर्वाइवर हैं, और विंड और सोलर पावर सिस्टम के साथ आप इलेक्ट्रिकल युग में आ गए हैं, जिससे आपकी जिंदगी की क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1544। आपके पास कई तरह के मटेरियल हैं, जो आपके लगातार कंस्ट्रक्शन की नींव है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 995। आपने बहुत सारे रोबोट बनाए हैं और उन्हें रोबोटिक आर्म्स और फायर आर्म्स से लैस किया है, जिससे वे एक्सप्लोरेशन, इलाके की रखवाली, रिसोर्स इकट्ठा करने और दुश्मन को मारने में असरदार मददगार बन गए हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1536। आपने एक के बाद एक 2 अंडरग्राउंड खंडहरों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और अंदर के सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 800।
आपने एक लंबी सड़क बनाई, दूसरी दुनिया में पहली, जो कार चलाते समय आराम और स्पीड देती है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 291। दूसरी दुनिया में आपके पालतू जानवर कई बदलावों से गुजरने के बाद भरोसेमंद सर्वाइवल साथी बन गए हैं, जो लड़ाई, खोज, कलेक्शन और इलाके की रक्षा में आपकी बहुत मदद करते हैं। उन्होंने अनगिनत मॉन्स्टर्स को मारा है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 300। आपने नाइट्रेट्स माइन पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, लगभग 10,000 लिजर्डमैन और उनके साथियों को मार डाला और अपनी इज्जत को एक खास लेवल तक बढ़ा लिया। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 20,000। आपने बड़े जीव स्पाइडर शेप्ड आर्मर्ड बीस्ट और पॉइजन सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1000। आपने कामयाबी से एक बड़ा फ्रेश फूड बनाने का प्लांट बनाया है, जो भविष्य में जीवन के लिए मौके देता है। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 700। आपको बहुत सारे ट्रेजर चेस्ट मिले हैं, जो आपको ज्यादा रिसोर्स और अलग अलग सर्वाइवल आइटम देंगे। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 1508। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिल्ली सर्वाइवल पॉइंट सेटलमेंट सफल। सर्वाइवल पॉइंट्स जोड़ 33498। कल बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स 35,996। कुल सर्वाइवल पॉइंट्स 69,494। लिन यू धीरे से सोफे से उठा, अपने शरीर को स्ट्रेच किया, जो कल की लड़ाई से थका हुआ लग रहा था, और आखिर में डिटेल रिकॉर्ड देखने के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स इंटरफेस खोला। ये लिखे हुए रिकॉर्ड सच में कल उनके पूरे किए गए अलग अलग कामों का सही और पूरा मूल्यांकन देते हैं। तथापि लिन यू ने सर्वाइवल पॉइंट्स को देखा, जो लगभग 70,000 तक पहुंचने वाले थे। उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। इन्हें साइंटिफिक तरीके से कैसे खर्च किया जाना चाहिए। इन्हें एक साथ खर्च करने के अनगिनत तरीके हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल पक्का करना और बर्बादी से बचना दिमागी तौर पर काफी थकाने वाला काम है। सर्वाइवल पॉइंट्स मॉल में लिन यू के लिए खरीदने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। वह आमतौर पर लाउंज में सामान ले सकता है या वर्ल्ड ट्रेड मॉल में जाकर उन्हें खरीद सकता है। हालांकि जिन चीजों की उसे कमी है, वे सर्वाइवल पॉइंट्स मॉल में नहीं बिकती। उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंदर नहीं मिलती, और जो चीजें उसके पास नहीं है, वे भी गायब हैं। ये काफी अजीब है। दूसरे सर्वाइवर्स के लिए अंदर की लगभग हर चीज उनके सर्वाइवल स्टेटस या क्वालिटी को बदलने का असर डालती है, लेकिन लिन यू के लिए वे पूरी तरह बेकार हैं। यह एकदम अलग बात है। दूसरे लोग अपनी सर्वाइवल पॉइंट्स रेटिंग सुधारने और जरूरी चीजें खरीदने के लिए एक दिन में 10 दिन जितना काम करना चाहते हैं, लेकिन लिन यू की हालत बहुत ज्यादा पॉइंट्स और खर्च करने की जगह न होने की वजह से परेशान है। इन्हें बचाकर रखें। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और पहचान, इन सभी के लिए सर्वाइवल पॉइंट्स की जरूरत होती है, और सर्वाइवल पॉइंट्स मॉल हमेशा अपने आइटम अपडेट करता रहता है ना? लिन यू ने बाय और शियाओ मेंग को आराम करते, हल्की जम्हाई लेते, सर्वाइवल पॉइंट्स के बारे में सोचते हुए देखा और लिविंग रूम से बाहर के कॉरिडोर में चली गई। अचानक गर्मी का एक झोंका उस पर आया, जिससे लिन यू की भौहें तन गईं। बाहर का तापमान क्या है? क्या कल यह और भी ज्यादा होगा? अभी भी अंधेरे में खिड़की से लिन यू ने अंदाजा लगाया कि अभी सुबह होने में समय है। कम से कम 4 बजे से पहले उसने चेक करने के लिए सिस्टम पैनल खोला। सच में अभी 4 ही बजे थे। असल में मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन सीधे सो गया। बस थोड़ी देर आराम किया, हालांकि साफ तौर पर थका हुआ था। रुको, कल तो नहीं था। लिन यू ने फिर से जम्हाई ली। अचानक उसे कुछ याद आया। आपदा की भविष्यवाणी। वह अपने बेडरूम में वापस आया और तुरंत अनाउंसमेंट बोर्ड खोला। जल्द ही ऊपर लाल फॉन्ट ने उसे चौंका दिया। सच में, कोई इससे कैसे बच सकता है? 5वीं आपदा, तेरी तबाही।